हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका कॉमर्स टीचर एक बार फिर आपके सामने आ चुका हूँ एक नया टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसके पहले हम लोग शुरू किए थे, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस फाइनेंस यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़े थे। कैसे हम फाइनेंस को मैनेज करते हैं, बिजनेस में हमें फाइनेंस की जरूरत क्यों होती है, क्या हम उन फाइनेंस का करते हैं, मतलब कहाँ कहाँ उसका हम यूज करते हैं। तो एक तरीके से कितने हमारे सोर्सेस है फाइनेंस के और कहाँ कहाँ हम उसके एप्लीकेशन करते हैं, ये सारे हम समझे थे, है ना, कि किन किन सोर्सेस के माध्यम से हम फाइनेंस इकट्ठा करते हैं। जिसमें हमने पढ़ा था कि एक आपके इंटरनल सोर्सेस होते हैं, एक आपके एक्सटर्नल सोर्सेस भी होते हैं, जिसमें इंटरनल में आप शेयर्स वगैरह के माध्यम से जो है आप बोरो करते हैं, कुछ आप डिबेंचर्स के माध्यम से करते हैं, ठीक है, कुछ आपके शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, कुछ आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं। तो अलग अलग माध्यमों से क्या है, हम फंड्स इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। हम यानी एक बिजनेस है ना, एक फर्म, एक कंपनी, तो उसके बारे में हम समझे थे और उसको क्लासिफिकेशंस में भी हम देखे थे कि कौन कौन से डिसीजंस होते हैं। तो हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, हमने पढ़ा था फाइनेंस डिसीजन और एक डिविडेंड डिसीजन हमने पढ़ा था। अब उसी का ये क्या है, आगे का ये कंटिन्यूएशन है, एक चैप्टर जिसमें हम लॉन्ग टर्म सोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है। उसमें हमने शॉर्ट टर्म के भी बारे में जाना था, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली हम लॉन्ग टर्म सोर्सेस के बारे में जानेंगे कि किन किन सोर्सेस के माध्यम से हम बिजनेस में फाइनेंस को एक्वायर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ठीक, आपका चैप्टर है लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसको हम शुरू करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, है ना। लॉन्ग टर्म फाइनेंस यानी कि लंबे समय के लिए, लंबी समय की अवधि के लिए। लॉन्ग टर्म का मतलब हम बताए थे कि जनरली लॉन्ग टर्म को एक साल के जो ऊपर जो समय होता है, जो एक साल से अधिक का जो अवधि होता है, जो पीरियड होता है, उसको हम लॉन्ग टर्म में जनरली गिनते हैं। और जो एक साल से कम का जो ड्यूरेशन होता है यानी विद इन द ईयर, वो हमारे शॉर्ट टर्म में आता है। लेकिन हम इसमें और भी जानेंगे डीपली, जब हम पढ़ेंगे तो हमें यह भी जानने को मिलेगा कि बेसिकली एक मिड टर्म भी होता है ना, एक मिडिल टर्म भी होता है, जो एक साल से लेकर के और कुछ 4 या 5 सालों तक देखा जाता है। वो एक हमारा मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म हम कंसीडर करते हैं। और लॉन्ग टर्म को बेसिकली 5 साल के ऊपर को हम देखते हैं, ठीक है। उसको और हम अच्छे से जानेंगे जैसे जैसे आगे हम बढ़ते चलेंगे चैप्टर में। शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्या है पॉइंट, द फंड्स विच आर नॉट टू बी पेड बैक विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी ऐसा फंड या ऐसा पैसा जिसको हमें एक साल के अंदर अंदर पे नहीं करना है, आर रेफर टू एज लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, है ना। यानी ऐसा पैसा, ऐसा 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 फंड जिसको हमें एक साल के भीतर नहीं पे करना है, एक साल के बियॉन्ड उसका कोई पीरियड है, उसका कोई टाइम पीरियड है जिसमें हमें वो पे करना है, मोर देन अ ईयर, यानी कि एक साल से ऊपर, यानी 1.5 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे कोई टर्म्स हैं, ऐसे कोई पीरियड है जिसमें हम उस पैसे का क्या करेंगे, पे बैक करेंगे। तो उसी को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। उसके बाद लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस आर आल्सो नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। इनको हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। कैपिटल यानी जो हमारे कंपनी में एसेट्स होते हैं, जो हमारे कंपनी में पैसे होते हैं, ये सब कॉम्प्राइज करते हैं किससे, हमारे कैपिटल से। और वो भी कौन से कैपिटल है, तो फिक्स्ड कैपिटल। एसेट्स यानी जो टेंजिबल, फिक्स यानी कि जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं, है ना, जो हमारे हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, वो हम फिक्स्ड फिक्स्ड एसेट्स के अंतर्गत हमारे आते हैं। तो ऐसे कैपिटल जो कि फिक्स्ड है, और फिक्स्ड यानी कि वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्या किया जाता है, एकोमोडेट किया जाता है। तो फिक्स को हम तभी देखते हैं, हम फिक्स का नाम तभी जोड़ते हैं कैपिटल में जब हम किसी लॉन्ग टर्म कैपिटल के बारे में बात करते हैं। और वो लॉन्ग टर्म कब होता है, जब वो हम किसी टेंजिबल एसेट्स को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। चलिए, नीड फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत क्यों है, क्यों इसकी नीड है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस कवर्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यानी ये किस चीज को कवर करता है, हमारे रिक्वायरमेंट को, फिक्स्ड एसेट्स के रिक्वायरमेंट को क्या करता है, कवर करता है। जिसमें हमारे आ जाता है लैंड, आ जाता है बिल्डिंग, आ जाता है प्लांट मशीनरी, आ जाता है इक्विपमेंट्स, आ जाते हैं, ठीक। और ये सारी चीजें हमारे आ जाते हैं, टेक्निकल कोलैबोरेशंस वगैरह भी आ जाते हैं आपके, जो इसमें फी मेंशन होते हैं। ये सारी चीजें उसमें क्या होती हैं, इंक्लूडेड होती हैं। कई बार हम एसेट्स में लेबर्स लोग को भी गिनते हैं ना, लेबर्स को भी हम उसमें गिनते हैं। है तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस किन किन चीजों को कवर करता है, तो हमारे फिक्स एसेट्स को कवर करता है। क्यों फिक्स एसेट्स, क्योंकि हम यहाँ पे फिक्स कैपिटल की बात करते हैं, ऑलरेडी हम आपको जिक्र कर चुके हैं इसका। तो फिक्स एसेट्स की जब वो बात करता है तो हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात करते हैं। फिर अगला है हमारा इट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर मेजर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंक्लूडिंग मर्जर्स, एक्विजिशंस, टेकओवर्स, मॉडर्नाइजेशन एटसेट्रा। अब इसके मतलब क्या क्या है ये सुन लीजिए। ये और भी चीजों के लिए जरूरत पड़ता है, हम फिक्स्ड कैपिटल की या फिर हमारे जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसमें हम ऑब्लिक दे करके लॉन्ग टर्म फाइनेंस को भी जोड़ देते हैं, ताकि हम अगर कभी इस वर्ड को बोले तो आप इसको भी समझे, और अगर हम ये एक वर्ड बोलते हैं तो आप इसको भी समझेंगे साथ में, ठीक है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ठीक। तो हम कोई अगर एक वर्ड को भी लेते हैं, नाम लेते हैं, तो आप दोनों को समझेंगे, ये इक्विवेलेंट है, ये एक ही चीज है, एक सिक्के के दोनों पहलू है ना। किसी का घर का नाम कुछ और होता है, स्कूल का नाम कुछ और होता है, तो वो होता तो एक ही इंसान है, तो वैसे ये एक ही चीज है, नाम अलग अलग है बस।
अगर हम फिक्स कैपिटल फिक्स कैपिटल और क्या क्या चीज कवर करता है, या उसमें और क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो उसमें कॉर्पोरेट जब हम क्या करते हैं, अगर हमें कुछ रिस्ट्रक्चर करना होता है, जब कुछ हमें चेंजेस करने होते हैं अपने कंपनीज में, अपने बिजनेस में, तब जरूरत पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम एक कंपनी को दूसरे कंपनी के साथ मर्ज करना है, तो जब मर्जर की जरूरत होती है तब भी हमें फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ती है। जब हम एक कंपनी को एक्वायर करते हैं फुल्ली, तो भी उस चीज की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक्विजिशंस की जब हम बात करते हैं, तो फिर जब हम टेक ओवर की बात करते हैं, यानी वही चीज बात, जब हम एक कंपनी को क्या करते हैं, खरीद लेते हैं या उसको टेक ओवर कर लेते हैं, ऐसे ऐसे समय पे हमें क्या पड़ती है, फिक्स कैपिटल्स की जरूरत पड़ती है। या या जब हम एक्सपेंशन करना होता है, ग्रो करना होता है, तब हमें फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ती है। इसमें आपके कैश भी आ जाता है, एसेट्स भी आ जाता है, हर चीज आ जाता है। ठीक है, इसमें आपके कैश भी आ जाते हैं, यानी फंड कह लीजिए, और इसमें आपके एसेट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, यहाँ कहीं पे लिखा था ना फिक्स्ड एसेट्स, ये फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, ये इसमें इंक्लूडेड होते हैं। देन मॉडर्नाइजेशन, जब हमें उसमें कुछ एडवांसमेंट करना होता है, हमें कोई नई टेक्नोलॉजी स्थापित करनी है, हमें कोई नया मशीनरी लाना है, विदेशों से कोई हम नया मशीन मंगवा रहे हैं, या कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया सॉफ्टवेयर उसमें डलवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी उसमें क्या होता है, फिक्स कैपिटल की हमें जरूरत पड़ती है, नहीं हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है। देन लॉन्ग टर्म फाइनेंस की और क्या जरूरत पड़ती है, इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन R&D। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हमें हमेशा क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है लॉन्ग टर्म फाइनेंस की। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो हरदम चलता रहता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता रहता है, कभी भी ये काम बंद नहीं होता है। तो इसको करने के लिए हमेशा किस चीज की जरूरत पड़ती है, फंड्स की जरूरत पड़ती है, और बड़े तादाद में जरूरत पड़ती है इसकी। ठीक है, बड़े अमाउंट में इसकी जरूरत पड़ती है, तो इसलिए इसका भी हम क्या करते हैं, इसके लिए भी हमें क्या होती है, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। देन इट इज रिक्वायर्ड फॉर डिजाइनिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और इंक्रीजिंग फैसिलिटीज, यानी हमें अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डिजाइन करना है, प्लान करना है, तो भी जरूरत पड़ती है, या किसी फैसिलिटीज को हमें इंक्रीज करना है, तो भी हमें उस चीज की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। दूसरा, इट ऑल्सो कवर्स अ कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी इसमें वर्किंग कैपिटल भी इंक्लूड हो जाता है, जो अभी हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। सॉरी, वर्किंग कैपिटल यानी जो हमारे डे टू डे जो हमारे खर्चे होते हैं, जो हमारे शॉर्ट टर्म के लिए जो खर्चे होते हैं, शॉर्ट टर्म से रिलेटेड जो हमारे खर्चे होते हैं, या जो हमारे डेट्स होते हैं, वो हमारे वर्किंग कैपिटल में आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म हमारे एसेट्स हो गए, शॉर्ट टर्म हमारी लाइबिलिटीज हो गई, वो सारी चीजें किसमें कवर होती है, वर्किंग कैपिटल में। तो वर्किंग कैपिटल भी इस लॉन्ग टर्म फाइनेंस में क्या होता है, कवर हो जाता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस में क्या होता है, कवर हो जाता है। देन विच इज नॉन फ्लक्चुएटिंग पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी जो नॉन फ्लक्चुएटिंग पार्ट है, यानी कि जो करंट वो जो आपके कैपिटल जो अकाउंट का जो हिस्सा होता है वर्किंग कैपिटल में, वर्किंग कैपिटल में दो चीजें आती है, एक आता है आपका करंट, ठीक है, और एक आता है आपका कैपिटल। ठीक है, तो यानी कि जो फ्लक्चुएटिंग पार्ट होता है वो आपका करंट में आ जाता है, और आपके फिक्स में आते हैं आपके कैपिटल। फिक्स में दोनों आ जाते हैं, फिक्स में आपके दोनों करंट और कैपिटल दोनों आ जाते हैं। तो आपके वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करता है, जिसमें आपके नॉन फ्लक्चुएटिंग पार्ट भी आपका इंक्लूडेड होता है, यानी जो आपके कैपिटल वाला पार्ट है वो भी उसमें क्या हो जाता है, इंक्लूडेड हो जाता है। ठीक, उसके बाद लॉन्ग टर्म फाइनेंस के हम इस फ्लो चार्ट को समझेंगे कि किन किन सोर्सेस के माध्यम से हम पैसा लेते हैं। सोर्सेस यानी किन लोगों के जरिए हम पैसा उठाते हैं। जैसे हम अगर हम अपने पर्सनल लाइफ को लेके चले, अगर हम अपने आप को लेके चले कि हमें जब पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो हम किन से जाते हैं। एज ए स्टूडेंट अगर आप हैं, आप अगर अपने आप को कंसीडर करें कि आपको अगर पैसों की जरूरत पड़ी तो आप किसके पास जाएंगे, जाहिर सी बात है अपने से बड़ों के पास जाएंगे, अपने भैया के पास, अपनी दीदी के पास, अपने माँ बाप के पास जाएंगे, या जिसके साथ भी आप रहते हैं, जिस गार्जियन के साथ आप रहते हैं उनके पास आप जाएंगे। यानी कहने का मतलब जो आपके बड़े हैं, जो आपके घर में आपके जो एल्डर्स हैं, आप उनके पास जाते हैं कि हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हमें कुछ पैसों की जरूरत है। ठीक है, किताब लेने हैं तब, रिचार्ज कराना है तब, कहीं घूमने जाना है तब, पार्टी देना है तब, किसी भी काम के लिए अगर हमें चाहिए तो हम पैसों की अगर हमें आवश्यकता है तो हम किसके पास जाते हैं, हम अपने बड़ों के पास जाते हैं, जिनके पास पैसा है, जो कमा रहे हैं। तो वैसे ही जब कंपनी को भी जब फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो वो किनके पास जाती है, एक तो वो डोमेस्टिक सोर्सेस को रेफर करती है, एक वो फॉरेन सोर्सेस को भी रेफर करती है। डोमेस्टिक यानी जो इंडिया के अंदर अंदर यानी अपने कंट्री के अंदर अंदर जो सोर्सेस पाए जाते हैं, वो फॉरेन यानी जो कंट्री के बाहर जो सोर्सेस अवेलेबल है उनकी हम बात करते हैं, जिसमें आपके मोस्ट कॉमन एडीआर और जीडीआर आते हैं। ठीक है, एडीआर सॉरी, एडीआर का मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, और जीडीआर का मतलब होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। ये एडीआर जो होता है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में ही अवेलेबल है। अगर आपको अमेरिका में ट्रेड करना है, अमेरिका में आपको है ना ट्रेडिंग करना है, वहां के आपके स्टॉक्स को अगर आप डील करते हैं तो आप एडीआर के अंतर्गत डील करते हैं। अगर अमेरिका के अतिरिक्त किसी और कंट्री के साथ आप डील कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पे आप फिर जीडीआर की हेल्प लेते हैं, यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स की आप बात करते हैं। इसको अभी हम और अच्छे से डिटेल में समझेंगे आगे के स्लाइड में। ठीक है, देन
डोमेस्टिक में कौन कौन से आ जाते हैं, एक आपके आते हैं इंटरनल सोर्सेस, एक आपके आते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस। और जैसा अभी तक आप पढ़ते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल वो जो आपके कंपनी के अंदर अंदर यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर अवेलेबल होते हैं सोर्सेस वो, एक्सटर्नल वो जो कंपनी के बाहर जो उसके एनवायरमेंट है, उन एनवायरमेंट से आप क्या करते हैं, लोन उठाते हैं या पैसा उठाते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, इंटरनल सोर्सेस में वो आ जाएंगे जैसे कंपनी का जो अपना प्रॉफिट होता है, जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया ऑल ओवर थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, अपने फाइनेंशियल ईयर में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में यानी पूरे एक साल में कंपनी अगर कोई फंड कोई प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट से जो अपने लिए पैसा बचा लेती है, रिटेन अर्निंग्स के तौर पे देखा जाए तो, जो हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे अभी, वो पैसा में से अगर प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा कंपनी अपने रिजर्व में रख लेती है, जैसे कि कैपिटल रिजर्व होता है, कंपनी एक कैपिटल रिजर्व बना के चलती है हमेशा, जिसमें वो कुछ पैसे अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, फ्यूचर नीड्स के लिए क्या करती है, सिक्योर करके रखती है कि इन फ्यूचर अगर उसको कुछ अचानक से कोई जरूरत आ पड़ी तो उसको तुरंत के तुरंत एक बैकअप मिल सकता है ना। अब अगर वो बाहरी सोर्सेस के को रेफर करेगा लोन वगैरह के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसको कुछ प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, उसमें कई दिन लग सकते हैं। लेकिन अगर वो अपने रिजर्व्स का हेल्प लेता है तो उसको ऑन द स्पॉट क्या मिलता है, एक बैकअप मिल जाता है, एक उसको है ना सहारा मिल जाता है। तो कंपनी कुछ रिजर्व बना करके रखी है, इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी जरूरत आन पड़ी तो उसको यूज कर सकती है। दूसरा, अगर और कई हाई अमाउंट की अगर कंपनी को जरूरत है, जितना उसका भी रिजर्व नहीं है, रिजर्व ऑब्वियसली बात है कि प्रॉफिट में से भी निकाल करके कुछ आप अमाउंट रख रहे हैं, यानी कि कुछ छोटा अमाउंट ही आपके पास होगा। मान लिया आपने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया और कंपनी ने उस 1 लाख में से 40,000 रुपए बचा लिया एक अपना रिजर्व के नाम पे, है ना, उसने एक अलग अमाउंट रख लिया। 60,000 में से उसने लोगों को डिविडेंड बांटे, इंटरेस्ट बांटे और बाकी सारी चीजें। अब 40,000 रुपए तो बहुत कम अमाउंट होता है, लेकिन मान लीजिए अगर कंपनी को 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई तो ऑन द स्पॉट 40,000 तो बैकअप के लिए तैयार है, लेकिन बचे 60,000 कहां से लाएगी कंपनी। तो इसीलिए कंपनी एक्सटर्नल सोर्सेस का भी हेल्प लेती है कि जब उसको बड़े अमाउंट में हेल्प चाहिए होता है, फंड चाहिए होता है, तब तो एक्सटर्नल सोर्सेस में आपके बाकी सारी चीजें आ जाती है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ जाते हैं, कमर्शियल पेपर्स आ जाते हैं, सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जितने भी चीजें हैं वो सब उसमें इंक्लूडेड हो जाती है, डिवेंचर्स आ जाते हैं, आपके शेयर्स आ जाते हैं, हर चीज उसमें आ जाता है। ठीक है, चलिए उसको समझते हैं एक एक करके। एग्जाम में ये फ्लो चार्ट आप बना लीजिएगा ताकि इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा और एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा। चलिए डोमेस्टिक सोर्सेज के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। बेसिकली डोमेस्टिक सोर्स होता क्या है, पूरा ओवरऑल अगर हम डोमेस्टिक सोर्स की बात करें तो होता क्या है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस में भी डोमेस्टिकली रेज्ड either internally that is from within the business or externally that is from outside the business। यानी जब डोमेस्टिकली अगर हम किसी रिसोर्स की अगर बात करते हैं तो कंपनी को अगर फंड रेस करना है तो या तो वो इंटरनली रेस कर सकती है या फिर वो एक्सटर्नली रेस कर सकती है, जो अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे। The portion of the profits which is not distributed among the shareholders but is retained and reinvested in business is called retained earnings। जैसा अभी हम बोले कि एक इंटरनल सोर्सेस होते हैं जो कि आपके मोस्ट कॉमन क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी कैपिटल रिजर्व के नाम पे जो आप पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। वो 40,000 का अमाउंट आप याद रखिएगा, जो 1 लाख में से हम 40,000 बचाए हैं अपने लिए, है ना, प्रॉफिट में से, और बाकी 60,000 हम क्या करें, बाकी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वही 40,000 का क्या है, कंपनी अपना रिजर्व बना लेती है, उसी का यूज करती है। तो अब कंपनी ने कुछ पैसा बचाया, उसको री इन्वेस्ट कर दिया अपने अपने ही बिजनेस में, तो वो कहलाता है आपका रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, देन और प्लॉविंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, ये तो आप पहले भी इस चैप्टर में आप देखे थे, ये टर्म को प्लॉविंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, यानी अपने प्रॉफिट को खींच लेना। प्रॉफिट को क्या करना, अपनी तरफ खींच लेना। As per the Companies Act 2013, companies are required to transfer a part of their profits in reserves like general reserve, debenture redemption reserve या फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। इन रिजर्व में से कंपनी क्या करती है, एक रिजर्व बनाती है और इनमें से किसी एक क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है अपने प्रॉफिट्स को। कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट्स, यानी जो रिटेन्ड अर्निंग्स का जो पोर्शन है वो कंपनी इनमें से कोई एक रिजर्व बना देती है और उसके बाद क्या करती है, एक होता है जनरल रिजर्व, एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है, अभी हम जनरल रिजर्व की बात करें, जनरल रिजर्व में आपके जनरली वो कैपिटल रिजर्व आ जाते हैं, ये इसमें इंक्लूडेड होता है ना, कैपिटल रिजर्व इसी में आके इंक्लूडेड होता है। एक होता है जनरल रिजर्व, एक होता है आपके स्पेसिफिक रिजर्व, यानी जो स्पेसिफिकली उसी काम के लिए कोई अमाउंट आप बचा के रखे हैं, उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व यानी किसी भी काम के लिए आप उस रिजर्व को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप गुल्लक में पैसा जमा करते हैं तो ये सोच के थोड़ी करते हैं कि हमको ये किसी एक पर्टिकुलर काम पे ही खर्च करना है। हाँ, उसमें से भी आपको अमाउंट हो सकता है स्पेसिफिकली रखे, जैसे मान लिया आपको कहीं घूमने जाना, आप ऐसे पैसा सेव करते हैं अपने गुल्लक में, जो पॉकेट मनी मिलता है उसमें से कुछ पैसे आप क्या करते हैं, गुल्लक में सेव कर लेते हैं। ठीक गुल्लक में भी हम कुछ पैसा बचाते चलेंगे और खर्च के लिए, बाकी महीने के खर्च के लिए आप कुछ पैसा अपने पास रखते हैं खुले में, जो आप उसको खर्च कर सके। और ऐसा पैसा जो आप खर्च नहीं करना चाहते आप उसको क्या करते हैं, तो बैंक में डालते हैं, अपने गुल्लक में डालते हैं। अब उसी में से आप क्या करते हैं, मान लीजिए उसी में से आपने कुछ स्पेसिफिक काम के लिए कोई पैसा बचाना शुरू किया, आपको 1,000 रुपए पॉकेट मनी मिल रहे हैं,
जिसमें से आप 200 रुपए हर महीने गुल्लक में डालते हैं, बाकी के 800 रुपए में आप अपना खर्च चलाने की कोशिश करते हैं। अब मान लिया आपका प्लान बन रहा है अगले 6 महीने बाद अपने दोस्तों के साथ क्या करना, छुट्टी पे जाना है ना, समर वेकेशन या विंटर वेकेशन पे आप छुट्टी पे जाना चाहते हैं। तो उसके लिए आप प्लान कर रहे हैं कि अच्छा वहां जाने पे हमें ये खर्चे होंगे, इतने खर्चे हमारे आएंगे। तो एक राउंड फिगर में आप क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर टूर के लिए, उस पर्टिकुलर ट्रिप के लिए आप जो पैसे बचाते हैं उसी को कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक, आई होप इस तरह से आपको एग्जांपल से समझ में आया होगा, बाकी उसको हम आगे देखेंगे जब आएगा। फिर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाते हैं हम लोग। इसमें जब हम डिवेंचर्स को रिडीम करते हैं तो उसके लिए एक हम रिजर्व बनाते हैं कि मान लीजिए जो हमने डिवेंचर्स इशू किए, जब उन डिवेंचर होल्डर से हम डिवेंचर वापस लेंगे तो उनको हमें पैसा तो लौटाना पड़ेगा उसके बदले में, तो उसी रिजर्व में से हम उनको क्या करेंगे, वो पैसे लौटाएंगे। तो उसके लिए भी वो क्या होता है, एक रिजर्व। उसी का अब हम मेरिट्स पढ़ते हैं जरा। फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट, यानी रिटेन करना ना, अपने पास रख लेना। इसका मेरिट्स क्या है, बेनिफिट क्या है, तो चीप सोर्स ऑफ कैपिटल, यानी हमारे पास हम ये सबसे चीप सोर्स माना जाता है। इसके लिए हमें कोई अलग से खर्च नहीं करना पड़ता है ना, इसके लिए हमें किसी को कुछ रिटर्न नहीं देना पड़ता है। वो हमारा ही प्रॉफिट है जिसका हम कुछ हिस्सा अपने पास रख लिए थे, बचा के रख लिए थे, जिसको हम किसी में बांटे नहीं, किसी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, किसी में खर्च नहीं किए, वो एक पैसा हम अलग से बचा लिए थे। तो उसमें हमारा क्या है, ये हमारा सबसे चीपेस्ट सोर्स माना जाता है। नो एक्सपेंसेस आर इनकर्ड व्हेन कैपिटल इज अवेलेबल फ्रॉम दीज सोर्सेस, यानी कोई एक्सपेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई एक्सपेंस नहीं होता है हमारा जब हमारे पास ये सोर्स अवेलेबल होता है हमारे लिए, क्या, कैपिटल का। जब फंड का, कैपिटल का ये सोर्स हमारे पास अवेलेबल होता है, हमें कोई एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देयर इज नो ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन यानी ड्यूटी या जिम्मेदारी या लायबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी इधर टू पे इंटरेस्ट और टू पे बैक द मनी, यानी कंपनी के सर पे ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है कि उसको इसके बदले में कोई रिटर्न देना है, किसी को रिटर्न पे करना है ना, क्योंकि कंपनी ने वो पैसा किसी से बोरो नहीं किया है, वो कंपनी का ही अपना पैसा है, खुद का पैसा है जो कंपनी बचा के रखी है ना। यानी कि आपकी मम्मी या आप जो भी हैं, आपको जो पैसे मिलते होंगे उसमें से आप कुछ बचाने की हरदम कोशिश करते हैं, तो उसके लिए आपको किसी को पे नहीं करना पड़ता है कि आप जो बचाए हैं उसका आप कोई टैक्स पे कर दिया, आप किसी को कुछ रिटर्न पे कर दिया, नहीं, वो आप ही का पैसा है जो आपने अपने खर्च में से बचाए हैं, है ना, पूरे महीने के खर्च में से आपने थोड़ा थोड़ा जोड़ करके आपने वो पैसे बचाए हैं। तो उसके लिए कंपनी को क्या है, किसी को पे नहीं करना पड़ता, और ये सबसे चीपेस्ट सोर्स माना जाता है। देन ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इससे क्या होता है, एक आपके पास स्टेबिलिटी रहती है, एक आपके पास बैकअप तैयार रहता है कि अगर इमरजेंसी में आज की आज हमें कोई जरूरत पड़ गया तो हमें किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा कि भाई तुम दे दो, भाई तुम दे दो, है ना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, है ना, छोटे मोटे कामों के लिए तो हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अब बड़ा कोई काम आ गया तो फिर देखा जाएगा उसके लिए उसके लिए और तमाम ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अ कंपनी व्हिच हैज इनफ रिजर्व्स कैन फेस अप्स एंड डाउन्स इन बिजनेस, यानी एक कंपनी जिसके पास ढेर सारा रिजर्व है, कई सारा रिजर्व है, तो कंपनी के दिनचर्या में जो आने वाले अप्स एंड डाउन्स है, उतार चढ़ाव है, उनको वो क्या कर सकती है, इजीली फेस कर सकती है। ठीक है, सच कंपनीज कैन कंटिन्यू विद देयर बिजनेस इवन इन डिप्रेशन, यानी वो बिजनेस अपने आप को कंटिन्यू रख सकता है, उसका ऑपरेशंस कंटिन्यू रह सकता है इवन उस केस में भी जब पूरा मंदी का समय है। कहते हैं ना कि मंदी चल रहा है, पूरे मार्केट में क्या है, मंदी का समय चल रहा है। जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं फैमिली से, वो इन वर्ड को सुने होंगे। डिप्रेशन के टाइम पे भी क्या है, बिजनेस इजीली अपना काम चला सकता है, कर सकता है। जो बाकी बिजनेस हो सकता है अफेक्टेड हो जाए, अगर उनके पास प्रॉपर कोई रिजर्व नहीं है, पहले से कोई बैकअप नहीं है, कोई कैपिटल नहीं है, हो सकता है फिर वो घाटे में चले जाए, वो लॉस में चले जाए, उनके बंद होने के कगार आ जाए। लेकिन ऐसे बिजनेस जो ऑलरेडी अपने पास रिजर्व रख चुके हैं एनफ अमाउंट पे, उनके लिए कोई अप्स एंड डाउन्स कोई बड़ी चुनौती नहीं रहती। देन बेनिफिट टू द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को क्यों बेनिफिट है, ये शेयर होल्डर्स को इसलिए बेनिफिशियल रहता है, उनको ये श्योरिटी रहती है कि कंपनी के पास अगर लॉस भी रहा ना तो भी उसमें से कंपनी कुछ हिस्सा हमको डिविडेंड के रूप में तो दे ही देगी। तो शेयर होल्डर्स आर एश्योर्ड ऑफ अ स्टेबल डिविडेंड, यानी कुछ भी हो जाए लेकिन कंपनी कम से कम मेरा डिविडेंड तो देगी, हमारा रिटर्न तो देगी कंपनी, वो भले इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे चाहे ना दे, लेकिन हमको तो देगी। तो शेयर होल्डर्स क्या है, इस चीज के लिए एश्योर्ड है फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी अगर कंपनी के पास कोई अलग से बहुत ज्यादा अगर उसके पास पैसा नहीं है, या किसी साल कंपनी बहुत प्रॉफिट नहीं अर्न की है, तो उस केस में वो क्या कर सकती है, इन रिजर्व में से पैसा निकाल के अपने पेमेंट्स को कर सकती है, यानी जो डिविडेंड का पेमेंट है उसको कंपनी इजीली कर सकती है। ठीक है, अब इसका डिविडेंड डिमेरिट्स क्या है, इसको भी जान लो। फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी होंगे ऑब्वियसली, जो हम अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे कि अगर 1 लाख आपने कमाया, उसमें से 40,000 आप बचा लिए, 60,000 आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आने वाले समय में मान लिया आपको 2 लाख की जरूरत पड़ गई, एकाएक आपको 2 लाख रुपए चाहिए, आपके पास तो 40,000 ही है रिजर्व में, आपको और 1,60,000 रुपए चाहिए, तो एक बैकअप के लिए 40,000 तो है, लेकिन आपको पूरा फुलफिलमेंट नहीं हो सकता उससे। तो उस केस में क्या है, ये पूरा का पूरा काम नहीं आता है, इसके अतिरिक्त भी ऑप्शंस आपको क्या करने पड़ते हैं, फिर देखने पड़ते हैं।
तो इसलिए ये इसके थोड़े से लिमिटेशंस में भी आ जाते हैं। ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ हाई प्रॉफिट्स, यानी ये तभी पॉसिबल है बचा पाना, और ये भी है ना जो हम बचाए हैं ये भी तब पॉसिबल है जब हमारे पास ढेर सारा प्रॉफिट हो, एनफ प्रॉफिट हो कि हम उसमें से बचा सके। अब मान लीजिए पापा आपको 500 ही देते हैं खर्च के लिए, पूरे महीने के खर्च के लिए आपको 500 रुपए, पेंसिल कॉपी किताब जो भी है, इन मटेरियल्स की जरूरत है तो आप खरीदते हैं। ट्यूशन आना जाना है तो खर्च के लिए, ऑटो के खर्च के लिए, आने जाने के खर्च के लिए, या कॉलेज आना जाना है, स्कूल आना जाना है, तो उसके लिए क्या है, ट्रैवलिंग के खर्च के लिए आपको उसी में से क्या करना है, मैनेज करना है। तो अब आपको अगर गिन बुझ के आपको 500 रुपए ही मिल रहे हैं तो उसमें से आप क्या ही बचाएंगे और क्या ही आप खर्च करेंगे। 500 रुपए आज के टाइम में बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आप अभी बाहर निकलिए और कुछ खा लीजिए, आप 50 रुपए 100 रुपए का तो आपका ऐसे ही चला जाएगा, है ना। एक बर्गर खा लीजिए, एक प्लेट आप चाउमीन ऑर्डर कर लीजिए, खा लीजिए, तो आपका 100-150 तो वैसे ही आपका फिर खत्म हो जाना है। तो 500 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो आपके पास जब अमाउंट ही कम रहेगा, प्रॉफिट ही आपके पास कम रहेगा, तो उसमें से आप कितना ही बचा लेंगे। हाँ, वही आपके पास अगर 1000, 2000, 4000 रुपए मिलते हैं हर महीने पॉकेट मनी के लिए, तो फिर आप उसमें से सोच सकते थे कि चलो हम 2000, 3000 खर्च करेंगे, 2000 बचा लेंगे, या 2500 खर्च करेंगे, 2500 बचाएंगे, या जो भी है ना, 50-50 बचा लेंगे, 50-50 कर लेंगे, या 40-60 का रेशियो कर लेंगे, 30-70 का रेशियो कर लेंगे, लेकिन कुछ आप बचा सकेंगे उसमें से, हर महीने आप कुछ बचा पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास प्रॉफिट ही कम है, यानी कंपनी को अगर 1 लाख प्रॉफिट हुआ है और उसमें से वो 90,000 उसको डिस्ट्रीब्यूट ही करना पड़ गया, तो कोई 10,000 बहुत बड़ी बात नहीं बचा लिया होगा ना, कोई बहुत ऐसा अमाउंट नहीं कि 10,000 बचा ली बहुत बड़ा हो गया, नहीं। फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करने में ही सारे प्रॉफिट्स क्या है चले जाते हैं, अगर उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कंपनी को भी अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है तब जाकर के फिर वो सोच सकती है कि कोई ऐसा रिजर्व वो बना करके चले, ठीक है, चलिए। क्योंकि ये रिजर्व भी तभी बनता है जब आप अपने सारे खर्चों को हटा लेते हैं, सारे खर्चों को पे आउट कर देते हैं, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं आप उनका निर्वहन कर लेते हैं, तब उसके बाद कुछ पैसा आपके पास बचता है तो आप उसको रिजर्व में डालते हैं कि चलो ये अगले महीने काम आ जाएगा, ये बाद में काम आ जाएगा, करते हैं ना। तो उस केस में फिर ये काम आता है। ओनली व्हेन द कंपनी अर्न्स ह्यूज प्रॉफिट एंड दैट टू फॉर मेनी ईयर्स, यानी वो भी तब पॉसिबल है जब कई सालों से कंपनी प्रॉफिट हाई अमाउंट में कमाते आ रही है ना। जैसे इस साल 10 लाख कमाई, पिछले साल भी 10-12 लाख कमा ली थी, उसके पिछले साल भी 15 लाख कमा ली, उसके पिछले साल भी 8 लाख 7 लाख रुपए कमा ली थी प्रॉफिट के तौर पे। तो कंपनी पिछले कई सालों से जब बचाते हुए आ रही, कमाते हुए आ रही प्रॉफिट, तो उस केस में वो सोच सकती है कि अच्छा चलो उसके पास क्या है, कुछ रिजर्व होते हुए आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, टू क्या है, may cause dissatisfaction among shareholders expecting dividends, यानी ऐसे शेयरहोल्डर्स जो डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं या हाई रेट ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट कर सकता है ना। अब कंपनी में जो शेयर होल्डर्स है वो तो यही सोचेंगे, अरे कंपनी तो 10 लाख का प्रॉफिट कमाई है, इस बार तो हमको चाप के, इस बार हम लोग को डिविडेंड मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। लेकिन कंपनी ने क्या किया, उसने 5 लाख पे ही प्रॉफिट, 5 लाख के प्रॉफिट पे ही क्या किया, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, 5 लाख अपने पास ही रिटेन कर ली, वो अपने पास रख ली। पूरे 10 लाख पे डिविडेंड नहीं दी, 10 लाख पे वो रिटर्न नहीं दे रही है, बल्कि 5 लाख अपने पास रखे, 5 लाख पे ही सबको रिटर्न दे रही है। तो उस केस में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके अंदर ये डिससेटिस्फैक्शन भी पैदा होता है कि फिर उसको जो डिजायर होती है, जो उसकी है ना चाहत होती है कि अच्छा हमको तो इस बार इतना मिलेगा, वो नहीं मिलता, तो फिर वो क्या होता है, फिर परेशान हो जाता है, उदास हो जाता है। Accumulation of profits often leads to low dividend payment by companies, यानी जो accumulation होता है प्रॉफिट का, है ना, जो हम अपने पास रख लेते हैं, वो often किस चीज पे वो करता, रिजल्ट करता है, तो लो डिविडेंड पेमेंट पे कंपनी के, ठीक है। The companies may not utilize it for issue of bonus shares to avoid higher dividend payment, यानी कंपनी उस केस में क्या करती है, उस पैसों को डिविडेंड पेमेंट के लिए क्या करती है, यूज नहीं करती है। तो इसलिए लोगों के अंदर, जो शेयर होल्डर्स है उनके अंदर ये डिससेटिस्फैक्शन पैदा होने लगता है, उसकी भावना पैदा होने लगती है, ठीक है। तो ये हमारे थे इंटरनल सोर्सेस। बेसिकली एक ही सोर्स है, एक मेजर सोर्स है जिसकी हम बात कर लिए। जो हमारे एक्सटर्नल सोर्सेस होते हैं वो काफी बड़े अमाउंट में है, या काफी बड़े हमारे क्या, उसका स्कोप काफी बड़ा है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नली हम क्या करते हैं, बहुत सारी एजेंसीज हैं या बहुत सारे बॉडीज हैं जो हमें क्या करती है, लोन वगैरह प्रोवाइड करा देती है या हमें पैसे दे देती है। उस केस में कौन कौन आते हैं, आपके इक्विटी इशुएंस हो जाता है, आप इक्विटी इशू कर देते हैं, आप एसएफआई से आप लोन लेते हैं, ठीक, फिर पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू ले लेते हैं, डेट इश्यूज के थ्रू ले लेते हैं, देन लीज फाइनेंसिंग पे ले लेते हैं, कमर्शियल बैंक से आप लोन ले लेते हैं। इन सारे सोर्सेज से आप क्या करते हैं, पैसे ले सकते हैं, और ये अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से कंपनी को पैसों से हेल्प करते हैं, ठीक है। इक्विटी इशू करते हैं तो आप इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर आप इशू करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप डेट इशू करते हैं तो उसमें आप डिबेंचर या बॉन्ड्स इशू करते हैं। चलिए इसको और देखेंगे हम लोग अभी। इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस द लॉन्ग टर्म फाइनेंस आर जनरली प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स, यानी जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, छोटी कंपनियां होती हैं या फर्म होते हैं, उस केस में जो ओनर्स होते हैं वही लॉन्ग टर्म क्या करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके लिए
खाली प्रोमोटर्स यानी जो कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, खाली उनका ये कर पाना क्या है, संभव नहीं होता है। क्यों? कंपनी काफी लार्ज है, उसके सेक्टर्स काफी फैले हुए हैं, तो उसमें पैसों की भी आवश्यकता हर सेक्टर्स में होगी और बड़े अमाउंट में होगी। और इतना किसी कुछ छोटे अमाउंट के लोगों में, छोटे नंबर ऑफ पीपल में क्या है, इतनी क्षमता नहीं रहेगी कि वो हर सेक्टर्स को उतना इक्वली प्रोवाइड कर सके। ठीक, वो एक दो सेक्टर्स को प्रोवाइड कर सकती है हेल्प, लेकिन जरूरी कि वो 10 सेक्टर्स है तो 10 के 10 को हेल्प इक्वली प्रोवाइड कर पाएगी। उस केस में फिर हम एक्सटर्नल सोर्सेस की मदद लेने जाते हैं। ठीक, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती है, यानी जो कंपनियां होती हैं, देयर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल टू रेज लॉन्ग टर्म फाइनेंस। यानी इन कंपनियों के पास, जो हमारी कंपनी होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है, उन कंपनियों के पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस इशू करने के लिए, और ये ऑप्शंस यहीं पे है ना, ये सारे ये ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। एक एक करके इसको समझते हैं। इक्विटी इशुएंस, इक्विटी इशुएंस यानी कि शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू व्हिच द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। अब आप ये सोचिए, इक्विटी इशुएंस यानी कि इक्विटी शेयर हम इशू कर रहे हैं। ठीक, इक्विटी इक्विटी इशू करना यानी कंपनी का एक हिस्सा प्रोवाइड करना, कंपनी का एक हिस्सा प्रोवाइड करना। अब कंपनी के पास मान लीजिए एक कैपिटल है ना, कंपनी का एक कुछ वैल्यूएशन है, एक उसका कुछ अमाउंट है, जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए है ना, कंपनी 10 लाख रुपए रेज करना चाहती है। तो अब उन 10 लाख रुपए को किसी एक आदमी से ना लेकर के वो उसी कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि 100 रुपए में उस टुकड़े को क्या कर दिए, बांट दिया। जो 10 लाख रुपए थे उसको वो 100 रुपए में क्या की है, विभाजित कर दिए, 1000 टुकड़े उसके कर दिए। 100 रुपए का अगर हम 1000 टुकड़ा करते हैं तो वो कितना होता है, 1000 नहीं 10,000, 10,000 टुकड़ा करेंगे तो कितना होगा, 10 लाख हो जाएगा। मान लीजिए 10 लाख रुपए है कंपनी के पास, उसको वो 100 रुपए के 10,000 टुकड़े कर देगी, तो उससे क्या होगा, कंपनी का शेयर, उसी को हम क्या कहते हैं, कंपनी के शेयर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, उस कैपिटल का हम शेयर कहते हैं। जैसे अब आप शेयर को बहुत अच्छे से समझिए, मान लीजिए कंपनी का एक कैपिटल है, ठीक, कैपिटल है 10 लाख, ठीक, कंपनी के पास में 10 लाख रुपए हैं, या वो 10 लाख रुपए रेज करना चाहती है मान लीजिए। अब इसी 10 लाख को वो क्या करेगी, कई टुकड़ों में बांट देगी, कई टुकड़ों में क्या करेगी, बांट देगी, है ना, कई टुकड़ों में इसको क्या करेगी, बांटेगी। मान लीजिए हर एक टुकड़े का दाम कितना है, 100 रुपए, हर एक टुकड़े का दाम कितना है, 100 रुपए। तो अगर 100 रुपए एक टुकड़े का दाम है तो वो कितने टुकड़े कर सकती है, जिससे कि 10 लाख रुपए को वो क्या कर सके, विभाजित कर सके। तो ऐसे कितने टुकड़े उसे करने पड़ेंगे, उसे 10,000 टुकड़े ऐसे करने पड़ेंगे। यानी कि अगर वो 10,000 शेयर्स को इश्यू करती है, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100, तब जाकर के वो 10 लाख रुपए क्या करती है, इकट्ठा कर पाती है। तो मान लो अगर कंपनी को 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो वो किसी एक आदमी से न इकट्ठा करके वो 10,000 अलग अलग लोगों से क्या करेगी, इकट्ठा करने की कोशिश करेगी, जिसमें हर एक पोर्शन का दाम कितना होगा, 100 रुपए। यानी इसी कैपिटल को जब हम टुकड़ों में बांटते हैं तो इसी को हम बोलते हैं शेयर। हर एक टुकड़े को क्या बोलते हैं, शेयर। और चूंकि वो उस कैपिटल का शेयर है तो ऑल टुगेदर हम इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। इसी को हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। ठीक है, जैसे आप अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं, जो भी आपका टाइटल लगाते हैं, तो आप अपने माँ बाप के अंश हैं, आपके माँ बाप के क्या है, आप अंश हैं। आपके माँ बाप पूरे कैपिटल है, आप उनका एक टुकड़ा है, आप उनका एक अंश है, तो आप उसके आप शेयर कहलाएंगे। और चूंकि आप उन्हीं के अंश हैं तो आप अपने नाम के आगे उनका क्या करते हैं, नाम लगाते हैं, है ना, उनका टाइटल लगाते हैं। जैसे मान लीजिए शिवांश गुप्ता, आयशा पटेल, कुछ भी ऐसा नाम मान लीजिए, कोई लड़का है कोई लड़की, अपने नाम के आगे क्या है, अपने माँ बाप का क्या है, टाइटल लगाती है, ये लगाता है। तो उसी तरह जो शेयर होता है वो अपने नाम के आगे क्या करता है, एक नाम जोड़ता है, जो कि उसका क्या है, कैपिटल। उसी को हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। ठीक, आई होप इतना समझ में आएगा। तो अब शेयर कैपिटल जो होता है, यानी शेयर जो होता है, वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर जो होता है वो कंपनी के जो मालिक होते हैं, यानी जो प्रोमोटर्स होते हैं, वो होते हैं जो वो इक्विटी होल्डर्स कहलाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स। वो बेसिकली कंपनी के क्या होते हैं, मेन मालिक होते हैं, कर्ता धर्ता होते हैं। ठीक, कंपनी को उन्होंने शुरू किया, कंपनी को उन्होंने बनाया, कंपनी को वो लेके आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। एक होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में सारे राइट्स होते हैं, कंपनी को रिलेटेड सारे राइट्स, वोटिंग राइट्स हैं, मीटिंग करने के राइट्स हैं, हर एक चीज, कोई डिसीजन लेना है उस चीज का उनके पास राइट है, कंपनी को कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है, हर एक डिसीजन लेने का उनके पास राइट होता है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो कोई आम नागरिक होता है, हमारे आपके जैसे लोग, जो किसी कंपनी में जाकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास खूब ज्यादा पैसा हो गया, हम केबीसी में गए, केबीसी में हम 50 लाख रुपए जीत के आ गए। अब वो पैसा हम कहाँ रखे, हमारे पास अट नहीं रहा है, हम क्या किए, किसी कंपनी का शेयर खरीदने का हमको मन कर दिया, यानी किसी कंपनी में हमें 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का मन कर दिया। हमने बोला कि भाई आप अपने कंपनी में पैसा लीजिए, इसको इन्वेस्ट करिए, इससे काम करिए और इसके बदले में हम कुछ रिटर्न देते रहिए हर महीने।
तो उस केस में हम क्या करते हैं, किसी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, उस कंपनी का डिवेंचर खरीद सकते हैं, जो भी है, ठीक है। तो खैर मान लिया अगर हम शेयर खरीद रहे हैं, उस कंपनी का हम कितना शेयर खरीद सकते हैं, मान लिया हम 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, 50 लाख में, कंपनी को 10 लाख ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें हम 10 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। या मान लिया हमने कहा कि हम 1 लाख रुपए आपको देना चाहते हैं, अब 100 रुपए के हम 1000 शेयर जब खरीदेंगे तो हम उसमें मानेंगे कि हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, यानी अपने हम पैसों में से 1 लाख रुपए हम कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि हम 100 रुपए का, मान लीजिए ये हमने एग्जांपल जो दिया, इसी को अगर हम लेके चले, हमने 100 रुपए के 1000 शेयर हम कंपनी के खरीद चुके हैं, ठीक, तो हम 1000 शेयर के क्या हो गए, मालिक हो गए एक तरीके से, ठीक है। तो अब वही चीज इसमें है, ठीक है। तो मान लीजिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए कंपनी डिसाइड्स टू रेज 50 करोड़ रुपीज ऑफ कैपिटल, है ना, रुपीज 50 करोड़ ऑफ कैपिटल, यानी कंपनी को मान लीजिए अगर 50 करोड़ रुपए रेज करने हैं, उठाने हैं या चाहिए कैपिटल के रूप में पब्लिक से, तो वो क्या करती है, शेयर इशू करती है, ठीक। देन इट कैन डिवाइड इट्स कैपिटल इनटू यूनिट्स, यानी जो कैपिटल है इसको क्या कर सकती है, इन यूनिट्स में क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है। इन्हीं यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हम शेयर्स बोलते हैं। यही जो यूनिट्स होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, शेयर्स कहलाते हैं, ठीक। यानी इस पूरे कैपिटल को हमने कुछ यूनिट्स में तोड़ा, ये आपके यूनिट्स हो गए, ठीक है, ये आपके क्या हो गए, यूनिट्स हो गए। इन्हीं यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं या शेयर बोलते हैं। अ कंपनी कैन इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, 2 टाइप ऑफ शेयर इशू कर सकती है। एक होता है ऑर्डिनरी इक्विटी या इक्विटी शेयर, और एक होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर, ठीक। इक्विटी शेयर यानी जो कंपनी के जो असल मालिक होते हैं वो होते हैं इक्विटी होल्डर्स, और एक होता है प्रेफरेंस शेयर जो नॉर्मली कोई आम नागरिक हो सकता है, ठीक। ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर क्या है, इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स व्हिच डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट, इनके पास कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता, यानी इनको कोई प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है किसी, है ना, जैसे मान लीजिए पेमेंट के रूप में कोई इनको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा कि हाँ आपको सबसे पहले पेमेंट मिलेगा, नहीं, ये कंपनी के ओनर तो है, लेकिन जब इनको पैसा रिटर्न मिलना होगा, जो कैपिटल इन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जो लगाया है, उसके बदले में जब रिटर्न देने की बात आएगी तो ये सबसे पीछे खड़े होंगे रिटर्न लेने वाले लाइन में। सबसे आगे जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, ये आते हैं, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आते हैं, उसके बाद जाके फिर आते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स आते हैं, यानी ये लाइन में सबसे पीछे खड़े रहते हैं, ठीक। तो इनको कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता है कंपनी के रिटर्न पाने में, उस कैपिटल का रिटर्न पाने में। द मैटर ऑफ क्लेम ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, यानी किस केस में, तो क्लेम लेने के सिलसिले में या कैपिटल के रीपेमेंट के सिलसिले में ये सबसे पीछे खड़े पाए जाते हैं। ये उस केस में भी जब डिविडेंड लेना हो तब भी, और जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, यानी कंपनी को जब फाइनली बंद किया जा रहा है किसी रीजन से, है ना, कंपनी घाटे में जा रही है या जो भी है, जब कंपनी को बंद किया जाता है उस केस में भी जो कंपनी की जो लायबिलिटीज होती है पहले उनको पे किया जाता है, यानी कंपनी ने जिनसे उधार ले रखे हैं उनको पहले कंपनी क्या करती है, अपना पे आउट करती है, बंद होने से पहले उनके हिसाब क्लियर करती है। तो जितने बाहरी लोग हैं पहले उनका हिसाब क्लियर करेगी, फिर जो कंपनी के जो असली मालिक है, जो कंपनी के अंदर के लोग हैं, फिर जाके अगर कुछ पैसा बचता है तो फिर उनको क्लियर किया जाता है, उनका पैसा वापस दिया जाता है। अगर ये मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाए हैं और कंपनी बंद होने जा रही है, तो इनको 1 लाख रुपए भी तभी मिलेंगे जब वो बाकी लायबिलिटीज को पूरा पे कर चुका है कंपनी, और उसके बाद भी उसके पास पर्याप्त प्रॉफिट बचा है, पर्याप्त पैसा बचा है या एसेट बचा है जिससे वो 1 लाख रुपए इनको दे सकता है। 1 लाख रुपए नहीं बचे हैं, मान लीजिए 10,000 रुपए बचे हैं, तो उसी 10,000 रुपए में इन लोगों को काम चलाना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं बचे हैं तो इनको वो भी नहीं मिलेगा, और ये उस चीज के लिए क्लेम भी नहीं कर सकते कहीं जाके कि हमको नहीं मिला है, ठीक। तो ये एक तरीके से रूल बनाया गया है कंपनीज एक्ट के थ्रू। Then the equity shareholders get dividend only after making the payment of dividend, यानी on preference shares, यानी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड तभी मिलता है जब वो प्रेफरेंस शेयर्स को पे कर देते हैं। हम चूंकि यहाँ शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं, हम बाकी किसी डेटर्स की बात नहीं करेंगे, हम या क्रेडिटर्स की हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ शेयर्स की बात करेंगे, शेयर होल्डर्स की बात करेंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड तभी मिलेगा जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल चुका होगा। जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिविडेंड पा चुके होंगे, उन सबको अब उनका अपना शेयर मिल चुका होगा, उनका अपना हिस्सा मिल चुका होगा, तब जाके अगर कुछ पैसा बचता है तब इन इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये उसी तरह है जैसे मान लीजिए आपके घर मेहमान आते हैं, ठीक, आप तो अपने घर के सदस्य हैं, ठीक। अब क्या होगा, जब मेहमान आते हैं तो उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, मिठाइयां आती हैं, बिस्किट, नमकीन, जितने कोल्ड ड्रिंक हो गया, समोसा हो गया, हर तरह की चीज दुकान से मंगाया जाता है, घर पे बनाया जाता है, दुनिया भर की अच्छी अच्छी चीजें बनाई जाती है मेहमानों के लिए। तो क्या सबसे पहले आप ही को परोस के खिला दिया जाता है कि बेटा तुम ही पहले खा लो, मेहमान तो बाद में खाते रहेंगे? ऐसा नहीं है, मेहमानों को पहले परोसा जाता है, पहले उन्हें खिलाया जाता है, जब वो पेट भर के खा लेते हैं, जब वो अच्छी तरह खा पी लेते हैं, तब फिर घर के अपने सदस्य खाते हैं, है ना। खासकर आप अपने मम्मियों को देखे होंगे, है ना, जो मम्मियां होती हैं वो अक्सर सबसे लास्ट में खाती हैं, वो जब सबको खिला पिला देती हैं तब फिर वो अपने जाकर के खाती हैं। अब उनके लिए उस टाइम पे फिर चाहे 2 रोटी बची हो, चाहे 5 रोटी बची हो, चाहे 1 भी रोटी ना बची हो,
अगर बच गई तो खा लेंगी, नहीं बची तो पानी पी के मैनेज कर लेंगे, या जो भी कुछ अपना मैनेज कर सके। तो उसी तरह इक्विटी शेयर होल्डर्स भी होते हैं, पहले सब में बांटते हैं, सबको पहले खिला देते हैं, वो जब खा पी करके पेट भर के बैठ जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब जाके फिर इक्विटी शेयर के पास अगर कंपनी में कुछ पैसा बचा तो फिर वो लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते हैं। ठीक, यानी आपके घर में भी जब मेहमान खा पी लेते हैं तब मम्मी आपको खाना खिलाती है, आपको परोसती है, आपको क्या है, आपको फिर फीड करती है, बोलती है ना कि अरे रुक जाओ पहले मेहमान खा लेता फिर खाना। या चाय बिस्किट अगर परोसा जाता है तो आप क्या पहले ही उठा लेते हैं, अरे रुकिए पहले हम खा लें? ऐसा तो है नहीं, पहले आप मेहमान को ऑफर करते हैं, जब वो ले लेते हैं उसमें जब बचता है तो फिर आप क्या करते हैं, उठा के एक ले लेते हैं, या उनके जाने के बाद आप ले लेते हैं। कहते हैं ना, एक बार ऐसी मीम आया था कि पूछते हैं कि एक अंकल आते हैं, पूछते हैं और बेटा सुनाओ क्या करना है आगे, आगे का क्या सोचो? तो बेटा बोलता है कि कुछ नहीं अंकल, बस आपके जाने के बाद जो बचा हुआ बिस्किट और नमकीन है वो मैं खा जाऊंगा। तो बस वही हाल है कि जब वो चले जाएंगे तो जो उस प्लेट में बचा होगा वो फिर आप अपने अकाउंट पे ले लेंगे, आप फिर उसको खा लेंगे दोबारा। ठीक है, तो ये उसी तरीके से आप इसको उसी लैंग्वेज में समझिएगा। ठीक है, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाए हैं, इससे आसान लैंग्वेज नहीं हो सकता समझाने का। इनफैक्ट दे आर रिगार्डेड एज द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये जो इक्विटी होल्डर्स होते हैं, ये जो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, ये आपके कंपनी के क्या होते हैं, ओनर्स कहलाते हैं बेसिकली। द मनी रेज्ड बाय देम या बाय इशूइंग सच शेयर्स इज नोन एज इक्विटी शेयर कैपिटल। ये देख रहे हैं शेयर कैपिटल, हमने बताया था ना। तो अगर उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स है तो इक्विटी नाम जुड़ेगा, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है तो प्रेफरेंस नाम उसमें जुड़ जाएगा, लेकिन ये दोनों नाम तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल यानी इनके द्वारा जो मनी रेज किया जाता है, यानी इक्विटी होल्डर्स के द्वारा जो पैसा उठाया जाता है, जो पैसा रेज किया जाता है या पैसा इशू किया जाता है, वो कहलाता है इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओनरशिप कैपिटल और ओनर्स फंड। इसको आप अकाउंट्स में पढ़ेंगे, ओनर्स फंड होता है और एक बोरोवर्स फंड होता है, एक बोरोवर फंड होता है। इसको हम पिछले क्लास में थोड़ा सा ब्रीफ भी किए थे। ओनर्स फंड यानी जो इक्विटी शेयर्स क्या करते हैं, इशू करते हैं, इक्विटी होल्डर्स उसको इशू करते हैं, उसको हम बोलते हैं ओनरशिप कैपिटल या ओनर्स फंड भी बोलते हैं, यानी ओनर का अपना पैसा, ओनर का पैसा, ओनर्स का फंड। देन मेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। मेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर क्या है फ्रॉम शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हम इक्विटी शेयर्स का क्या है मेरिट्स देखने की कोशिश करेंगे, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। पहला हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। सबसे पहले तो ये पता ही है इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है, कंपनी के ओनर है, कर्ता धर्ता है। देन इट इज सुटेबल फॉर दोज हु वांट टू टेक रिस्क फॉर हायर रिटर्न। यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए सुटेबल है जो ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेने का इच्छा रखते हैं या ज्यादा से ज्यादा रिस्क बियर कर सकते हैं। उनको लगता है कि कंपनी इतना प्रॉफिट कमा लेगी कि कुछ परसेंट तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे देगी, 10-10%, 20-20%, जिस पे भी एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन बाकी का जो प्रॉफिट बचेगा वो पूरा मेरे पास आएगा। यानी मान लो अगर कंपनी ढेर सारा प्रॉफिट कमाई, शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10%, 12% इशू कर दी जिसपे एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद हम लोग को जो मिलेगा वो 50% पे मिल जाएगा, 40% में मिल सकता है, 20% पे मिलेगा, क्योंकि कंपनी उतना प्रॉफिट कमाई है कि उसके बाद भी हम लोग को 20-20% पे, 40-40% पे जो है पैसा रिटर्न मिलेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में भी रिटर्न मिल सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कम ही मिले या एकदम भी ना मिले। तो दोनों सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि कहते हैं कि जहां रिस्क होता है वहां पे क्या है, हर चीज देखना पड़ता है। तो जितना बड़ा अमाउंट उतना बड़ा रिस्क। आपको अगर चाहत है कि बड़ा हमको रिपेमेंट मिले, बड़ा अमाउंट पे हमें क्या हो, हमें वापस मिले पैसा, हमें रिपेमेंट हो, तो आपके लिए उतना ही बड़ा रिस्क भी बियर करना पड़ता है। देन the value of equity shares goes up in stock market with the increase in profits of the concern। यानी जो प्रॉफिट शेयर्स का जो हिस्सा होता है, जो वैल्यू होता है, जो इक्विटी शेयर्स का जो वैल्यू होता है, वो क्या होता है, स्टॉक मार्केट में काफी इंक्रीज होता है। किस चीज के सापेक्ष में, तो प्रॉफिट्स के सापेक्ष में। यानी जो प्रॉफिट अगर ज्यादा कमाई तो इनकी वैल्यू भी ज्यादा होगी, अगर प्रॉफिट कंपनी कम कमाती है तो इनकी वैल्यू भी क्या होती है, कम हो जाती है। ये उसी तरीके से है कि कंपनी ने अगर कम प्रॉफिट कमाया तो उस कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, कम हो जाती है, या उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कम हो जाती है। अगर ज्यादा स्पेसिफिकली देखें तो कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कम हो जाती है, यानी अल्टीमेटली कंपनी की ही वैल्यू कम हो रही है। अगर प्रॉफिट ज्यादा कमा रही है तो इसके शेयर्स की भी वैल्यू उतनी ही खाई जाएगी। आप एक कंपनी चला रहे हैं तो एक ऑर्डिनरी कंपनी होगी जिसको कोई खास जान नहीं रहा है, उसके शेयर्स क्या है, बहुत कम अमाउंट पे होंगे, कोई बहुत खास उसमें फर्क नहीं पड़ते होंगे। लेकिन वही जो अंबानी की कंपनी है, यानी हमारे क्या बोलते हैं, रिलायंस जो हमारी कंपनी है, उसके शेयर्स के अमाउंट काफी ज्यादा होंगे, 1000 रुपए, 10,000, 100, 500, 1000, इस टाइप के उसके एक एक शेयर्स के अमाउंट हो सकते हैं। अपेक्षाकृत कि किसी नॉर्मल कोई ऑर्डिनरी कंपनी है जो आज फिलहाल में है ना, कुछ फिलहाल में क्या है, काम करना शुरू किया है, स्टॉक में रजिस्टर हुई है, तो जितनी बड़ी प्रॉफिट कंपनी की उतना बड़ा उसका वैल्यू होता है शेयर्स का। देन इक्विटी शेयर्स कैन बी इजीली सोल्ड इन द स्टॉक मार्केट। इक्विटी शेयर्स के पास क्या है, ये लिबर्टी रहती है कि आसानी से स्टॉक मार्केट में क्या है, सेल हो जाते हैं, रीसेल हो जाते हैं, परचेज कर लिए जाते हैं आराम से। ठीक है,
द लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, यानी जो लाइबिलिटी होती है वो काफी क्या है, नॉमिनल होती है, यानी जो जिम्मेदारी होती है वो काफी क्या है, नाम मात्र की होती है। देन इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव अ से इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी एज दे आर कन्फर्ड विद वोटिंग राइट्स, यानी एक कहावत कही गई है या एक बात कही जाती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के नाम पे मैनेजमेंट के द्वारा कि उनको क्या है, वोटिंग राइट्स मिलता है। उनको क्या है, एक राइट क्या मिलता है उनको, सबसे बड़ा राइट क्या होता है, वोटिंग राइट, कि वो हर एक डिसीजन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं कंपनी को चलाने का, कंपनी को कितने पैसे रेज करने हैं, कंपनी को कितना का वैल्यूएशन दिखाना है, कंपनी का क्या पॉलिसी बनाना है, कंपनी को आगे कितना ग्रो करना है या कितना एक्सपेंड करना है, हर एक चीज क्या है, ये डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, a company can raise capital by issuing equity shares without creating any charge in its fixed assets, यानी अगर हम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी क्या कर सकती है, कैपिटल उठा सकती है, रेज कर सकती है, इक्विटी शेयर इशू करके, है ना, इक्विटी शेयर करके इशू करके क्या कर सकती है, कैपिटल रेज कर सकती है बाय क्रिएटिंग एनी चार्ज इन इट्स फिक्स्ड एसेट्स, यानी किसी चार्ज को क्रिएट किए बिना वो इक्विटी शेयर्स को क्या कर सकते हैं, इशू कर सकती है, यानी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं होगी कि उनको रीपेमेंट करना है। क्यों, इक्विटी शेयर्स के केस में हमने पिछले क्लास में भी ये पढ़ा है कि कंपनी के ऊपर होता है, वो उनको रीपेमेंट करता है कि नहीं करता है, प्रॉफिट हो तो भी, प्रॉफिट ना हो तो भी, ठीक है। देन द कैपिटल रेज, इसलिए उसके क्या है, उस केस में उसके कॉस्ट क्या हो जाते हैं, एकदम कम हो जाते हैं, नाम मात्र के हो जाते हैं या एकदम जीरो हो जाते हैं। Then the capital raised by issuing equity shares, यानी जो कैपिटल रेज किया गया है इक्विटी शेयर्स इशू करके, is not required to be paid back during the lifetime of the company, देखिए लिख ही दिया है कि जो इक्विटी शेयर के थ्रू हमने पैसा उठाया है उसको कोई जरूरत नहीं कि हम पूरे कंपनी के लाइफ टाइम में उसको पे करें ही करें, ठीक है। इट विल बी पेड बैक ओनली व्हेन द कंपनी इज वाइंडिंग अप, ये सिर्फ तभी पे किया जाएगा जब कंपनी बंद की जाएगी, कंपनी बंद हो रही थी, जैसे जब किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो रहा था तो उसका वैल्यूएशन हुआ होगा, उसके बाद सारे जो उसके जो क्रेडिटर्स है, यानी जो उसको उधार दे रखे थे, सारे बैंक, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट या जहां से भी वो फंड ली होगी, पहले तो उन सबको पेमेंट हुआ होगा, देन जाकर के फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट हुआ होगा, अगर कुछ पैसा बचा होगा तो उस केस में सिर्फ उसको पेमेंट मिल सकता है, अदरवाइज कंपनी की कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो लाइफ टाइम में उस शेयर होल्डर को पैसा पे करे ही करे। There is no binding on the company to pay dividend on equity shares, यानी कंपनी की ऐसी कोई बंधन नहीं, कंपनी के ऊपर कोई ऐसा बंधन नहीं है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, वो डिविडेंड पे करे ही करे। द कंपनी में डिक्लेयर डिविडेंड ओनली इफ देयर आर एनफ प्रॉफिट्स, यानी कंपनी सिर्फ तभी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है जब उसको लगे कि अच्छा चलो मेरे पास पर्याप्त प्रॉफिट है तो हम कर सकते हैं, डिविडेंड हम डिक्लेयर कर देते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं कि वो करे ही करे। इफ अ कंपनी, लेकिन बाकी लोग के केस में चाहे प्रॉफिट हो ना हो, कम हो ज्यादा हो, किसी भी केस में उसको रीपेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे प्रेफरेंस शेयर के मामले में हो, चाहे डिबेंचर्स के मामले में हो, चाहे क्रेडिटर्स के मामले में हो, चाहे बॉन्ड्स के मामले में हो, किसी भी अदर मामले में उनको रीपेमेंट करना ही पड़ेगा। सिर्फ एक पॉइंट उनको छूट जाता है कि इक्विटी शेयर को उनको लिबर्टी मिल जाती है, वो चाहे तो ना करें। लीड्स टू ग्रेटर कॉन्फिडेंस अमंग द क्रेडिटर्स, यानी अगर कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स के माध्यम से ज्यादा पैसा रेज करती है तो क्रेडिटर्स के मन में भी क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा कंपनी को क्या है, अपना अस्तित्व है, अपना क्या है, कंपनी एक अच्छी वैल्यूएशन वाली कंपनी है, अच्छी खासी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। इस तरीके से क्या है, क्रेडिटर्स के मामले में यानी उधार देने वाले लोगों के मामले में फिर ये मन में एक बात आती है। अब डीमेरिट्स हो जाए, ठीक है, यानी ये तो आपके मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से था मेरिट्स, अब जो लिमिटेशंस हम लोग पढ़े जो भी है, अब ये क्या है, डीमेरिट्स है हमारे इक्विटी शेयर्स के, ठीक है, ये हमने मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, ठीक है, और ये था हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। Equity shareholders get dividend only when the company earns sufficient profits, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स तभी डिविडेंड ले सकते हैं या उनको मिल सकता है जब कंपनी के पास अच्छा खासा प्रॉफिट हो, ठीक है। द डिसीजन टू डिक्लेयर डिविडेंड लाइज विद द बीओडी, यानी इस चीज का डिसीजन कौन लेगा, तो सिर्फ और सिर्फ बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लेते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिपेमेंट होगा कि नहीं होगा। देन देयर इज हाई स्पेकुलेशन इन इक्विटी शेयर्स, यानी एक अच्छा खासा उसमें क्या है, स्पेकुलेशन क्या कहते हैं हम लोग उसमें, तो सट्टेबाजी से रिलेटेड हो, सट्टेबाजी टाइप का, तो उसमें एक अच्छा खासा स्पेकुलेशन है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। हम जैसे क्या करते हैं, किसी पे हम जुआ हुआ लगाते हैं तो वो करते हैं ना, तो स्पेकुलेट करते हैं कि अच्छा ये जा भी सकता है, हो नहीं भी सकता है, ये जीत भी सकता है नहीं भी जीत सकता है, तो एक हाई स्पेकुलेशन रहता है ना कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
दिस इज पर्टिकुलरली सो इन द टाइम ऑफ बूम व्हेन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनीज इज हाई, यानी ये तब ज्यादा होता है जब लगे कि अच्छा अभी तो कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, बहुत बूम कर रही है, तो उस टाइम पे क्या है, स्पेकुलेट किया जाता है कि चलो इस बार तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, इस बार तो मिलेगा ही मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स बियर अ वेरी हाई डिग्री ऑफ रिस्क, ये तो हम आप देख ही लिए हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, बहुत ही बड़ा रिस्क बियर करके चलते हैं कि अगर अच्छा प्रॉफिट कमाई तो देगा, नहीं कमाई तो वो भी नहीं मिलेगा। In case of losses, they do not get dividend, and in case of winding up of a company, they are the last to get the refund of their money invested. यानी लॉस के केस में तो भूल ही जाइए कि उनको कुछ पैसा मिलेगा, प्लस वाइंडिंग अप के भी केस में उनको सबसे लास्ट में फिर पूछा जाता है कि अच्छा चलिए आपका क्या है, आप क्या लिए थे, आपका भी फिर हिसाब किताब हो जाए। तो उनका भी हिसाब किताब सबसे लास्ट में होता है अगर वाइंडिंग अप के भी केस में देखा जाए तो, यानी पूरे पीरियड भर में, पूरे लाइफ टाइम में उनको कोई पूछता भी नहीं है अगर कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो। ठीक है, चलिए मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इट रिक्वायर्स मोर फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजरल डिले टू रेज फंड्स बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, यानी ज्यादा फॉर्मेलिटीज की आवश्यकता होती है जब आप इक्विटी शेयर इशू करने चाहते हैं, तो अपेक्षाकृत किसी और मामले में देखें तो। ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट क्या सोचता है, ये मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से क्या चीजें हैं। Then, as the equity shareholders carry voting rights, groups are formed to influence the votes and grab the control of the company. यानी चूंकि इनके पास वोटिंग राइट्स होता है, एक ग्रुप बनता है ना, कई सारे ग्रुप बन जाते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि अरे यार इनको कर, ये बहुत अच्छा काम करें, वो बहुत अच्छा काम करें, हम बहुत अच्छा काम करें। ऐसे ऐसे क्या है, ग्रुप्स इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो इलेक्शन के टाइम पे घर घर घूम करके, जो हमारे सांसद होते हैं, जो हमारे विधायक होते हैं, वो अपने संसदीय एरिया में क्या करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल एरियाज में घूम घूम करके क्या करते हैं, पर्चा बांटते हैं, हाथ जोड़ के बोलते हैं अरे भैया हमको वोट दीजिएगा, अरे माई, अरे माँ बाप, हमने, अरे भैया, अरे भाभी, हमको क्या करेगा, वोट दीजिएगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह से क्या करते हैं, ग्रुप्स, उनका अपना अपना ग्रुप है, अपनी अपनी पार्टी है, और वो घूम घूम करके क्या करते हैं, लोग को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसी तरह इसमें भी कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं जो मिलकर के क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा हमको बनाइए, हमको दीजिए, हमको दीजिए। चलिए This may lead to conflict of interest, which is harmful for the smooth functioning of a company. यानी इसमें कई बार क्या होता है, विद्रोह भी पैदा हो जाता है, विद्रोह भी पैदा होने लगता है मन में, एक दूसरे के लिए क्या है, खट्टापन आ जाता है कि अरे ये तो अच्छा है, ये हमको वोट नहीं दिया, ये हमको नहीं सपोर्ट किया, हम इसके लिए काम नहीं करेंगे। तमाम सारी चीजें हो जाती है जो हम नॉर्मली इलेक्शन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखने को मिलता है। देन इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स, अब इक्विटी शेयर को हम कैसे इशू करते हैं, कहाँ पे इशू करते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। Share stock markets. Equity shares may be issued either on domestic market like NSE or BSE. However, to be able to issue equity on stock market, the issuing company is required to be a certain size and at a certain stage of growth. है ना? Equity shares may be issued either on domestic stock market like NSE or BSE. NSE का मतलब होता है National Stock Exchange, BSE का मतलब होता है Bombay Stock Exchange. ये जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, ये पर्टिकुलरली फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं जो आपके शेयर्स में डील करते हैं, स्टॉक्स में डील करते हैं। ये वैसे मार्केट होता है जहां पे स्टॉक्स या शेयर्स आपके खरीदे और बेचे जाते हैं, ठीक है। वहां पे इनको क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। बेसिकली किसी भी कंपनी को अगर शेयर्स इश्यू करने हैं तो उससे पहले उस कंपनी को किसी भी एक स्टॉक मार्केट में क्या करना होता है, अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है, लिस्ट करवाना पड़ता है। और ऐसे ही कोई भी जाके उसमें अपने आप को लिस्ट नहीं करा लेता है, उसके लिए भी अपनी एक क्राइटेरिया होती है, उस कंपनी का अपना एक वैल्यूएशन होता है, एक नेटवर्थ होता है, जिसके बाद ही कंपनी क्या होती है, उसमें रजिस्टर हो पाती है, ठीक है। 500 करोड़ या उससे अबव अगर कंपनी का वैल्यूएशन है या नेटवर्थ है, तब जाकर के फिर कंपनी सोच सकती है कि वो रजिस्टर हो सकती है, लिस्टेड हो सकती है स्टॉक मार्केट में। उसको बोलते हैं हम लोग लिस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। वो आप कंपनी लॉ में और अच्छे से पढ़ेंगे। However, to be able to issue equity shares on stock markets, the issuing company, यानी इक्विटी शेयर को अगर आपको इशू करना है स्टॉक मार्केट में, तो उस केस में जो कंपनी इशू करना चाह रही है, उसको एक रिक्वायर्ड एक सर्टेन साइज या सर्टेन स्टेज पे क्या होना चाहिए, यानी उस कंपनी का एक अपना साइज होना चाहिए, साइज यानी कि एक अपना वैल्यूएशन होना चाहिए, उसका एक नेटवर्थ होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर दायरे को, एक स्टैंडर्ड को वो पार कर रही है, उस स्टैंडर्ड से नीचे है तो फिर लिस्टेड नहीं हो सकती है। देन उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट, पहले तो हम स्टॉक मार्केट में रजिस्टर कर लेते हैं, दूसरे हम प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में हमने और भी पहले जिक्र किया है। देखिए, कंपनीज में डिसाइड टू इशू फ्रेश इक्विटी थ्रू प्राइवेट मींस, यानी एक होता है आपके प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में यानी कंपनी जब फ्रेश इशू करती है या पहली बार जब इशू करती है अपने शेयर्स को, तो वो प्राइमरी मार्केट में इशू करती है। दोनों ही आपके स्टॉक मार्केट्स में आते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। वही कंपनी जब अगली बार से जब स्टॉक इशू करती है, शेयर्स इशू करती है, तो सेकेंडरी मार्केट में हो जाता है। यानी जैसे मान लिया हमने खरीदा, किसी कंपनी ने इशू किया पहली बार फ्रेश शेयर, हमने उस कंपनी का शेयर खरीद लिया, अब कुछ समय बाद हम उस शेयर को किसी को बेच दे रहे हैं या वापस से सेल कर दे रहे हैं, रीसेल कर दे रहे हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है, आपका सेकेंडरी मार्केट हो जाता है।
और फिर वो क्या हो जाता है, फ्रेश इशू नहीं कहलाता है, वो अब नॉर्मल इशू कहलाता है। चलिए, तो कंपनी में डिसाइड टू इशू फ्रेश इक्विटी शेयर्स थ्रू प्राइवेट मींस, यानी प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू, प्राइवेट लोगों के थ्रू कर सकती है इशू। उस प्रोसेस में इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ इक्विटी, यानी इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स या इक्विटी। प्राइवेट प्लेसमेंट्स में बी डन टू डिफरेंट एंटिटीज लाइक एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, यानी ये दूसरे दूसरे माध्यम को किया जा सकता है, जिसमें आपके एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, सिटी बैंक हो गया, है ना, आईसीआईसीआई बैंक हो गया। ये सारे ऐसे एजेंसीज हैं जो आपके कंपनीज को हेल्प करते हैं शेयर्स इशू करने में, ठीक है। देन thus when shares are issued to privately known individuals और इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल यानी कुछ एक दो लोगों की बात हो सकती है, इंस्टीट्यूशन यानी किसी फर्म, किसी एजेंसी, किसी ग्रुप ऑफ लोगों की बात हो रही है। इट इज नोन एज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, यानी प्राइवेटली उन लोगों के पास जाकर के कंपनी खुद उन लोगों को पर्सनली अप्रोच करके और जब उन लोगों के थ्रू इशू करवाती है तो वो कहलाता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स, अब अगला है क्या, प्रेफरेंस शेयर्स। इसके बारे में बता ही दिए थे, इनके पास प्रेफरेंशियल राइट उस केस में होता है कि उनको डिविडेंड या डिविडेंड वाइंडिंग अप के केस में भी उनको पहले पेबैक किया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के मुकाबले में, ठीक है। आर दोस शेयर्स व्हिच कैरी प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल, यानी उस केस में उनको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, अदर किसी केस में नहीं मिलता है। बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर्स, द डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट मस्ट बी पेड टू द इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स। हमने कहा ना, पहले भी जिक्र किया था, 10%, 12%, 20%, जो भी है, एक परसेंटेज डिसाइड हो जाता है कि आपको इस परसेंट पे हर महीने रिटर्न मिलेगा। इक्विटी शेयर्स का कोई परसेंटेज डिसाइड नहीं होता है, उनका परसेंटेज फ्लक्चुएट करता है, वो 20% भी हो सकता है, वो 50% भी हो सकता है, वो 10% भी हो सकता है, वो 5% भी हो सकता है और वो 0 भी हो सकता है। Again, at the time of winding up, the holders of the preference shares will get the return of their capital before anything is paid to the equity shareholders, यानी वाइंडिंग अप के भी केस में प्रेफरेंस शेयर्स को पहले दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अ कंपनी हैज ऑप्शन टू इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अलग अलग टाइप के भी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो कंपनी के पास ऑप्शंस होते हैं यूज करने के। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, यानी कि ऐसा शेयर जो आप कन्वर्ट कर सकते हैं और ऐसे शेयर जो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो इशू के टाइम पे ही ऑप्शन आता है कि आप अपने शेयर्स को कन्वर्ट कराना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। इन फ्यूचर ऐसे शेयर्स जो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं उन शेयर्स को हम बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और जो नहीं कन्वर्ट हो सकते उनको हम कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यानी इन फ्यूचर। देन कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव, इन शॉर्ट हम बता देते हैं, बाकी तो लिखा ही हुआ है। कम्युलेटिव यानी कि मान लीजिए कंपनी हर साल काम कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है, लोग खरीद रहे हैं, कंपनी उसमें क्या करती है, डिविडेंड बांटती है। मान लीजिए एक साल ऐसा रहा जिसमें कंपनी को काफी लॉस झेलना पड़ा, वो पेमेंट नहीं कर पाई, डिविडेंड का पेमेंट नहीं कर पाई, 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने का डिविडेंड नहीं पे कर पाई। अब क्या हुआ, अगला सत्र जब आया, जब अगला फाइनेंशियल ईयर आया, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के अंतर्गत आते हैं उनको अगले साल का, जैसे मान लीजिए 2024 में कोई कंपनी अगर जुलाई से लेकर के मार्च तक का डिविडेंड नहीं दे पाई, यानी 9 महीने का डिविडेंड नहीं दे पाई, तो क्या करेगी, अब जब 2025 यानी 1 अप्रैल 2025 से जब उसका नया सेशन शुरू होता है, नया फाइनेंशियल ईयर, इसमें मान लीजिए अगर वो अच्छा डिविडेंड कमा रही, अच्छा प्रॉफिट कमा रही, तो 2026 में वो क्या करेगी, इसी सत्र के अराउंड क्या करेगी, वो पिछले सत्र का जो बकाया पैसा है, यानी वो एरियर पैसा, वो एरियर कहलाता है, वो जो एरियर बन जाता है, उन पैसों को भी क्या करती है, जोड़ करके प्रेजेंट के पैसों के साथ क्या करती है, दे देती है, रीपे कर देती है। ये उस केस में होता है जो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उस केस में नहीं जो नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं। यानी इन लोगों को, इस कैटेगरी के लोगों को सिर्फ प्रेजेंट का ही पैसा मिलता है, पीछे अगर 1 साल का भी पैसा उनको अगर नहीं मिल पाया है तो फिर वो समझिए पैसा डूब गया, वो वापस नहीं मिलेगा। जो प्रेजेंट में मिल रहा है बस वही मिलेगा और जो फ्यूचर में मिलने वाला है बस वही मिलेगा, ठीक है, वो अपने समय से मिलता रहेगा। ऐसे कैटेगरी के लोगों को पीछे का भी कोई बकाया पैसा है, पिछले 1 साल 2 साल के पहले भी अगर उनका कोई पैसा बकाया है, तो इस साल अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो वो उसको भी क्या करेगी, मर्ज करके एक साथ पे करेगी, जिसको हम बोलते हैं एरियर्स, ठीक है। उसके बाद पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, यानी ऐसे शेयर्स, जो ऐसे शेयर होल्डर जिनको कंपनी के डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। कुछ एक आध ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, कुछ ऐसे भी प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको ये मौका मिलता है कि आप अगर इसमें ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे, आपको डिसीजन लेने में आपको हक दिया जाएगा कि आपके पास राइट होगा कि आप कंपनी के डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं, ठीक है। बाकी इनको कोई ऐसा राइट नहीं मिलता है। have right to share the profit after making payment of dividend at pre-decided rate to the equity shares, यानी ऐसे participating shares जिनको मान लीजिए सब कुछ दे दिया गया, सबको पे कर दिया गया, सब एक बार प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट हो गया है, इक्विटी शेयर्स को पेमेंट कर दिया गया है, उसके बाद भी कंपनी के पास अगर कुछ पैसा बचता है तो वो फिर प्रेफरेंस शेयर्स को वापस अलॉट कर दिया जाता है इस केस के लोगों में। प्लस इसमें उन लोगों को क्या मिलता है,
वोटिंग वो डिसीजन मेकिंग में भी क्या मिलता है, उनको हेल्प करने को मौका मिलता है, यानी उनको राइट्स दिया जाता है। रिडीमेबल और इरिडीमेबल, यानी कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको हम एक फिक्स डेट के बाद क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, मैच्योर कर सकते हैं, उनको कहते हैं हम लोग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। एंड प्रेफरेंस शेयर्स हैविंग अ फिक्स्ड डेट ऑफ मैच्योरिटी आर कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। यानी ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिनका एक फिक्स डेट होता है मैच्योरिटी का, उसको हम कहते हैं, उसके बाद वो क्या है, मैच्योर हो गया, उसका पैसा हमें वापस मिल जाता है, तो उसको हम कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जिनको हम रिडीम कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं उस पैसे को। और ऐसे जो पैसे जिनको हम अभी मैच्योर नहीं कर सकते, उनका कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है, उनको हम वापस नहीं ले सकते हैं अनलेस एंड अनटिल कंपनी का कोई वाइंडिंग अप हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, उसके बाद फिर ये आपकी क्या है, डिफरेंसेस है, जिनको आप अभी देख सकते हैं, ऑलरेडी हम इस पे डिस्कस किए ही हैं। ये एक फ्लो चार्ट है जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके मीनिंग आते हैं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड कैसे पेमेंट होता है ना, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको सारी लायबिलिटीज चुकाने के बाद ही पेमेंट मिलता है, वही प्रेफरेंस शेयर्स को पहले मिल जाता है। देन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, वाइंडिंग अप के केस में ही इक्विटी शेयर्स को मौका मिलता है पाने का, प्रेफरेंस शेयर्स को पहले मिल जाता है वो चीज। देन रेट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी शेयर्स का कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है, फ्लक्चुएट करता है, वहीं पे इनका क्या है, फिक्स्ड है। देन रिडेम्पशन, इक्विटी शेयर्स होल्डर रिडीम नहीं कर सकते और वही इनका मौका क्या मिलता है, रिडीमेबल होता है, जो अभी हम लोग पिछले साल में पढ़े हैं। देन वोटिंग राइट, इनको वोटिंग राइट मिलता है, इनको ऐसा कोई नॉर्मल केस में वोटिंग राइट नहीं मिलता है, कोई ऐसा पर्टिकुलर केस हुआ, स्पेसिफिक केस हुआ, तो उस स्पेशल केस में इनको क्या मिलता है, वोटिंग राइट मिल जाता है, जैसे वो पार्टिसिपेटिंग वाले में हम बताए थे। फिर एरियर्स ऑफ डिविडेंड, इनको कोई एरियर्स ऑफ डिविडेंड मिलने का मौका नहीं मिलता है, वहीं पे अगर ये आपके वो है, आपको क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, तो उनको ऐसा मौका मिल जाता है कि उनको एरियर्स ऑफ डिविडेंड मिल जाए। अगला पॉइंट है हमारा डिबेंचर्स का। ठीक है, डिबेंचर्स क्या होता है, अभी तक हमने शेयर्स पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे डिबेंचर्स पे। ठीक है, दोनों ही क्या है, आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंस में आते हैं, दोनों की क्या है, बराबर अपनी 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 हिस्सेदारी होती है। ठीक है, ये भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसको हम अभी तक सुनते हुए आए हैं, थोड़ी बहुत इस पर बातचीत हुई है और अब इस पर थोड़ी सी डिटेल चर्चा होगी। डिबेंचर्स बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से जैसे हम किसी से जब लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, ठीक है, और इंटरेस्ट पे जब हमको उन्हें कुछ चुकाना होता है, जो पेमेंट होता है, जो हम लोग रीपे करते हैं उनको, तो इंटरेस्ट पे जब हम उनको चुकाते हैं तो वो डिबेंचर्स के कैटेगरी में आता है। अभी तक शेयर्स में हम पढ़ रहे थे कि हमें डिविडेंड मिलता है ना, हम रीपे करते हैं एज ए डिविडेंड, जो भी हमारे शेयर्स को परचेस करते हैं। जो हम डिबेंचर्स हम जिनको इशू करेंगे, जो हमारे डिबेंचर्स को खरीदेंगे, उनको हम बदले में क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। और जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि शेयर्स पे क्या है, कोई कंपलसरी नहीं होता है कि आप पे कर रहे हैं कि नहीं, हम इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं, कोई कंपलसरी नहीं होता है कि हम उनको रिपेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे पास प्रॉपर प्रॉफिट है तो हम कर सकते हैं ऑब्वियसली, अगर हमारे पास प्रॉपर प्रॉफिट नहीं है तो फिर हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको नेक्स्ट ईयर या उसके अगले साल हम देख सकते हैं। लेकिन डिवेंचर एक ऐसी आपकी क्या है, बॉन्ड है, आपकी सिक्योरिटी है, जिसको इश्यू करने के बाद आपको सामने वाले को पेमेंट करना ही करना पड़ेगा, इधर जो भी आप पर मंथ बेसिस पे है, पर क्वार्टरली बेसिस पे, जैसे भी आपको इसको पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज फिर क्या होगा, आपके डिसोल्यूशन की बात आ जाएगी सामने। चलिए, द कंपनीज कैन रेज लॉन्ग टर्म फंड्स या फाइनेंस बाय इशूइंग डिबेंचर्स दैट कैरी एश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी एक एश्योरेंस रहता है कि आपको इतने % पे रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे हम प्रेफरेंस शेयर्स के केस में देखे थे, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में हम क्या देखे थे कि एक पर्टिकुलर आपका स्पेसिफिक एक इंटरेस्ट आपका क्या है, रेट डिसाइड हो जाता है कि इस रेट पे आपको क्या है, डिविडेंड मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। सेम केस डिवेंचर्स में भी है कि आपको एक रेट क्या हो जाता है, आपका फिक्स हो जाता है, जिसपे आपको क्या होता है, डिविडेंड इंटरेस्ट क्या होता है, आपको मिलता रहता है उस पर। ठीक है, वो 10% हो सकता है, आपके 15% हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, 20% हो सकता है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड है वो फॉर इन्वेस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हो जाता है। इट इज नोन एज डेट कैपिटल और बोरोड कैपिटल। अभी हम पिछले लेक्चर में या पिछले चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे तो आपको हम बताए थे कि ये क्या होता है, बोरोड कैपिटल होता है, और शेयर्स आपके क्या होता है, ओनर्स कैपिटल होता है, उसको हम ओनर्स कैपिटल कहते हैं, ओनर्स फंड बोलते हैं हम लोग उसको। ये आपके बोरोड कैपिटल होता है, जिसका मतलब होता है हम सामने वाले से बोरो कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं। बोरो करना यानी उधार लेना। आप क्लास में किसी से पेन लेते हैं, मांगते हैं, तो कहलाता है उधार मांग रहे हैं। आप किसी से पेन उधार मांग रहे हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आप उनको पेन क्या करेंगे, काम होने के बाद लौटा देंगे। आप किसी से 10 रुपये उधार मांग लिए कि मेरा किराया खत्म हो गया है, हमको 10 रुपये दे दो, किराया चाहिए हमको 20 रुपये दे दो, किराया चाहिए हमको, हम तुमको अगले दिन दे देंगे। तो आप उनसे बोरो कर रहे हैं, आप उनसे उधार ले रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बोरोड कैपिटल या बोरोड फंड कहते हैं हम लोग इसको। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको इसके बदले में पेमेंट करना ही करना है। ठीक है, उसको ओनर्स फंड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ओनर्स का अपना कैपिटल, अपना पैसा होता है जो उसमें लगाया गया रहता है, अपने कंपनी के ही उसमें क्या है, लोग होते हैं जो उसमें पैसा लगाते हैं। ये बोरोड कैपिटल इसलिए होता है क्योंकि ये बाहरी लोग द्वारा पैसा लगाया जाता है। द डिवेंचर्स इज रिटन एक्नॉलेजमेंट is a written acknowledgement of money borrowed
इट स्पेसिफाइज द टर्म एंड कंडीशंस सच एज रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम टू रीपेमेंट, सिक्योरिटी ऑफर्ड एटसेट्रा। यानी डिवेंचर्स इशू करने के केस में कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें आपके टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होते हैं, हर एक चीज इसमें स्पेसिफाई किया जाता है कि आपको कितने टर्म के लिए, आप कितने पीरियड के लिए आप डिवेंचर इशू कर रहे हैं, कितने पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको डिवेंचर्स रीपे हो जाएंगे, मतलब आप रिडीम कर लेंगे, आप कितने किस बेसिस पे आप उनको पेमेंट कर रहे हैं, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, या आप मंथली बेसिस पे उनको पे कर रहे हैं, प्लस किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप उनको पे कर रहे हैं। तमाम सारी चीजें क्या होंगी उसमें स्पेसिफाइड रहेंगी। किसमें? जो आपका रिटर्न एग्रीमेंट जो हो जाता है, जो बॉन्ड आप साइन करते हैं या इशू करते हैं, उस पर ये सब चीजें मेंशन रहती हैं, ठीक है। प्लस उसके बदले में आप क्या सिक्योरिटीज ले रहे हैं, जमा कर रहे हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी उसमें क्या होती है, मेंशन रहती हैं। फिर द डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, ये आपके क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के। जिस तरह शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं कंपनी के, ये आपके क्रेडिटर्स हो जाते हैं। क्रेडिटर्स यानी जो क्रेडिट पे आपको पैसा देते हैं या सामान देते हैं ऑफ द कंपनी एंड आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट अर्न। इस बात का भी ध्यान रखिए, हम बार बार रिपीट करते आ रहे हैं कि चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, कंपनी को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, रीपेमेंट करना ही करना पड़ेगा, चाहे वो फिर किसी और से उधार लेके ही भले क्यों ना पे करें, लेकिन उसको करना ही करना है, ठीक है। सेम एज द केस, आप बैंक से उधार लेते हैं किसी अपने पर्सनल पर्पस से, गाड़ी लेना हो, घर लेना हो, जमीन लेना हो, किसी भी पर्पस से, या बिजनेस शुरू करना हो, बाद में आप काम होने के बाद उनको जब टाइम आता है पेमेंट करने का, और जब आप उनको टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके घर पहुंच जाते हैं और आपके एसेट को क्या करते हैं, जब्त कर लेते हैं। तो वैसा ही केस यहाँ पे भी आता है देखने को, ठीक है। उसके बाद दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, चूंकि ये बाहरी मेंबर्स होते हैं, ये कंपनी के बाहर के लोग होते हैं, इसलिए इनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाता है। वोटिंग राइट सिर्फ किसके हक में है, वो शेयर होल्डर्स के ही हक में आता है, चूंकि वो कंपनी के ओनर होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था डिवेंचर्स को लेके। एक बार हम समराइज कर दें तो डिवेंचर क्या है, एक ऐसा सिक्योरिटी बॉन्ड है जिसको कंपनी इशू करती है अपने फंड को रेज करने के लिए। ये भी एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस का क्या है, सोर्स है, पैसा को अर्जित करने का एक सोर्स है, एक माध्यम है, जिसके माध्यम से कंपनी क्या करती है, बड़े समय के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक फंड जनरेट करती है। उसके बदले में सामने वाले को, जो क्रेडिटर होता है, उनको वो क्या करती है, पेमेंट करती है, हर महीने के बेसिस पे उनको इंटरेस्ट के रूप में रीपे करते रहती है उस पर्टिकुलर अमाउंट पे, ठीक है, और एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उनको रीपे करते रहती है, ठीक है। चलिए उसके बाद इसके कुछ मेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या है, तो डिवेंचर्स आर सिक्योर्ड लोन्स। डिवेंचर्स क्या है, एक सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है कि एक ऐसा लोन जिसके बदले में आप कुछ सिक्योरिटी लेके रखे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला आपको लोन दिया है और आप लेके और भाग गए हैं, तो नहीं, सामने वाला आपको लोन दे रहा है तो उसके बदले में आप कोई अपना एसेट, कोई अपनी संपत्ति उसके साथ क्या, उसके पास क्या है, गिरवी रखते हैं, या वहां पे सिक्योरिटी के तौर पे आप रखते हैं, तो एक सिक्योर्ड लोन कहलाता है ये, ठीक है। On winding up of the company, they are repayable before making any payment to the equity and preference shareholder। ये हम लोग पिछले स्लाइड में ही देख लिए हैं शेयर्स वाले में, कि जब रीपेमेंट का टाइम आएगा, जब हमें प्रिंसिपल अमाउंट पे करना होगा, जब हमें हमारी जब मेच्योरिटी डेट आ जाती है, तो सबसे पहले हम इनको ही पे करते हैं, अपेक्षा कि हम किसी शेयर होल्डर को पे कर रहे हैं। तो इनका हमें पे करने की जिम्मेदारी पहले इनके तरफ होती है, बाद में फिर शेयर होल्डर्स की तरफ आती है, ठीक है। हमने एग्जांपल भी दिया था कि कोई मेहमान आपके यहाँ आते हैं तो आप उनको जो भी नाश्ता, जो भी खाना वाना आप ऑफर करते हैं, जो भी आप उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो पहले क्या होता है, आपके मम्मी पापा जो है पहले मेहमानों को ऑफर करते हैं। ये नहीं कि पहले अपने बच्चे को ही ऑफर कर दिया, लो पहले तुम ही खा लो, और मेहमान बैठ के मुंह देख रहे हैं, नहीं, तो पहले मेहमानों को ऑफर करते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है, बाकी घर वाले फिर उसमें क्या करते हैं, शुरू करते हैं, खाते हैं, जो भी है, ठीक है। तो ये वैसे ही होता है कि पहले जब हम ऑफर कर रहे हैं, जब हम रीपेमेंट कर रहे हैं, तो पहले बाहर के लोगों को करेंगे, उसके बाद जो घर के अपने ओनर्स हैं, जो हमारे सदस्य हैं, तब जाके हम उनको रीपेमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अगला है हमारा द डिवेंचर होल्डर्स गेट एश्योर्ड। एश्योर्ड यानी कि उनको ये चीज एश्योरिटी के साथ दी जाती है, रिटर्न इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। अभी ये चीज हम लोग देख ही रहते हैं कि प्रॉफिट का क्या एश्योरेंस मिल जाता है, ठीक है, गारंटी मिल जाती है कि आपको रिटर्न मिलना ही मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। भले कंपनी डूबने के कगार पे आ जाए, फिर भी आपको रीपेमेंट होगा ही होगा। डिवेंचर होल्डर्स हैव नो राइट ईदर टू वोट और टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी के किसी भी डिसीजन में डिवेंचर होल्डर्स का कोई रोल नहीं होता है, इनको कोई राइट नहीं होता है, इनका कोई उसमें हक नहीं होता है कि आके उसमें अपनी हाजिरी दें उसमें, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। ये हम पिछले चैप्टर में ही पढ़े थे कि एक एक्सपेंस के तौर पे ये हम देखते हैं, जिससे कि कंपनी को फायदा हो जाता है कि हम अपने टैक्स वगैरह में, जब हम आईटीआर फाइल करते हैं, जीएसटी हम फाइल करते हैं, तो उसमें हम इसको एक्सपेंस के तौर पे दिखाते हैं और उससे हमें टैक्स रिबेट मिल जाता है, हमें टैक्सों में छूट मिल जाती है। तो एक तरीके से क्या होता है, एक्सपेंस होता है कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि कंपनी को हर हाल में रीपे करना है उसके बदले में, तो कंपनी के लिए वो एक एक्सपेंस तरीके से काम आता है। इस चार्ज एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, यानी ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये आप अकाउंटिंग में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे भी।
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट और एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये पार्टनरशिप में आप पढ़ते हैं। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होता है कि जो भी हमारा दायित्व है पहले हम उसको पे कर देते हैं, उसके बाद फिर कुछ हमारे पास प्रॉफिट बचता है, कुछ रिजर्व बचता है, तो अपने लोगों में हम क्या करते हैं उसको बांटते हैं फिर। ठीक है, तो ये हमारे लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का काम करता है। ठीक है, इसलिए लिखा भी है चार्ज टू द प्रॉफिट। ठीक है, द कंपनी दस सेव्स इनकम टैक्स, लिखा भी है इनकम टैक्स बचा लेती है कंपनी अपना। ठीक है, उसके बाद कुछ इसके डिमेरिट्स हैं। क्या है डिमेरिट्स? इफ द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी आर अनसर्टेन या अनप्रेडिक्टेबल, यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है या जो टर्नओवर है या जो कमाई है वो अनसर्टेन है, वो कोई फिक्स नहीं है कि कितना होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा। ठीक है, या अनप्रेडिक्टेबल है, तो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में पोज सीरियस प्रॉब्लम्स ड्यू टू फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, यानी डिवेंचर्स को उस हाल में इश्यू करना कंपनी के लिए एक काफी खतरा साबित हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर हाल में कंपनी को क्या करना होगा, कहीं से भी मैनेज करके उनको रीपेमेंट करना ही होगा। तो टू पे द इंटरेस्ट एंड रीपे द प्रिंसिपल, यानी इंटरेस्ट तो पे करना ही है, साथ ही साथ मेच्योरिटी पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना है। तो ये कंपनी के लिए क्या हो जाता है, एक खतरा साबित हो जाता है, रिस्क होता है एक तरीके से। देन उसके बाद क्या है, द कंपनी विच इशूज डिवेंचर्स क्रिएट्स अ चार्ज ऑन इट्स एसेट्स। ठीक है, अभी हम बात किए थे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो एसेट्स पे क्या है, ये एक चार्ज क्रिएट करता है इन फेवर ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स। सो कंपनी नॉट हैविंग एनफ फिक्स्ड एसेट्स कैन नॉट बोरो डिवेंचर्स या कैन नॉट इशू डिवेंचर्स। ठीक है, यानी अगर कंपनी के पास एक तय पैमाने पे फिक्स्ड एसेट्स नहीं है तो वो डिवेंचर्स भी इशू नहीं कर सकती है। क्यों? ऐसे ही कोई रैंडमली तो इशू कर नहीं देगा, हर चीज देखी जाती है। बैंक भी अगर आपको पैसा दे रहा है तो सबसे पहले आपका एसेट्स देखेगा कि आप किस बिहाफ पे लोन ले रहे हैं और कितने अमाउंट का लोन ले रहे हैं। आप जो सिक्योरिटी उनके पास जमा कर रहे हैं, उस सिक्योरिटी के बिहाफ पे आप जो लोन ले रहे हैं वो क्या वो सही है कि नहीं। पता चले आप लोन का डिमांड कर रहे हैं 10 लाख का और आप सिक्योरिटी ही 5 लाख का आप जमा कर रहे हैं, अपना कोई एसेट आप वहां रख रहे हैं वो 5 लाख का ही है, तो आपको 10 लाख का लोन तो मिल ही नहीं सकता है ना। उसमें हार्डली आपको 2.5-3 लाख 4 लाख का आपको लोन मिलेगा, जिसके माध्यम से क्या होता है, बैंक अपना रिकवरी करती है। तो कंपनी को भी जब लोन चाहिए होता है या जब पैसा चाहिए होता है डिवेंचर के माध्यम से अगर वो इश्यू करना चाहती है, तो उसके पास एक प्रॉपर फिक्स्ड एसेट होना चाहिए उतना। ठीक है, उससे कुछ ज्यादा होना चाहिए उसके पास। अगर वो 1 करोड़ का डिमांड कर रही है तो कम से कम उसके पास 2 करोड़ का या उससे ज्यादा का फिक्स्ड एसेट्स उसके पास होना चाहिए, जिस बेसिस पे वो डिमांड कर सकती है। देन द एसेट्स ऑफ द कंपनी वंस मोर्टगेज यानी कि एक बार वो उस पर रखा गया है ना क्या बोलते हैं उसको, एक बार हम उसको मोर्टगेज पे रख दिए, यानी उसके बेसिस पे हमने लोन ले लिया। ठीक है, तो कैन नॉट बी यूज फॉर फर्दर बोरोइंग, यानी एक बार जब हम किसी चीज पे किसी सिक्योरिटी पे हम लोन ले लिए तो उसके बाद फिर हम उसी सेम सिक्योरिटी पे दोबारा लोन नहीं ले सकते हैं। ये तो जाहिर सी बात है, एक बार कोई एसेट उनके पास हम गिरवी रख दिए हैं, मोर्टगेज कर दिए हैं ना, गिरवी रख दिए, तो सेम उसी गिरवी वाले सामान पे हम दोबारा कोई लोन अर्जित नहीं कर सकते हैं। सो इशू ऑफ डिवेंचर्स रिड्यूसेस द बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। जाहिर सी बात है कि अगर एक बार हमने इशू कर दिया उस पे हमने एक बार बोरो कर लिया फंड को, तो उसी मोर्टगेज एसेट्स पे हम दोबारा लोन नहीं ले सकते या डिवेंचर इशू नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के बोरोइंग कैपेसिटी को क्या करता है, एक तरीके से रिड्यूस भी करता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। अब हम देखेंगे डिवेंचर्स कितने टाइप के हैं। जैसे आपके शेयर्स भी कितने टाइप के थे हमने देखे, अभी हम डिवेंचर्स भी कितने टाइप के हैं देखेंगे, और सेम वही चीजें हैं, बस नाम के आगे डिवेंचर लग जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें वही रहेंगी, बस उसमें क्या हो जाएगा, डिवेंचर लग जाएगा आगे। ठीक है, कुछ एक आध चीजें अलग दिखेंगी आपको। चलिए, रिडीमेबल डिवेंचर्स या इरिडीमेबल डिवेंचर्स। रिडीमेबल यानी जिसको हम रिडीम कर सकते हैं, जिसको हम ले सकते हैं वापस। ठीक है, और इरिडीमेबल यानी कि जिसको एक फिक्स डेट के बाद, एक मैच्योरिटी डेट के बाद हम वापस नहीं ले सकते, यानी उसका कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता है। रिडीमेबल में एक मैच्योरिटी डेट होता है, फिक्स डेट होता है, जिसके बाद हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाता है या हम वापस उसको ले लेते हैं। इरिडीमेबल में क्या होता है, कोई फिक्स डेट नहीं होता है, कोई उसमें मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, वो अनकाउंटेबल डेट्स के लिए इशू होते हैं। तो क्या लिखा है, द डिवेंचर्स विच आर रीपेएबल ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, यानी उनको अगर हम एक स्पेसिफिक डेट पे रीपे कर देते हैं तो वो कहलाते हैं आपके रिडीमेबल डिवेंचर्स। ऑन द अदर हैंड देयर इज नो फिक्स टाइम बाय विच द कंपनी इज बाउंड टू पे, यानी कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि हमको इतने ही साल के बाद जो है रीपे कर देना है, तो उस केस में क्या होता है, वो इरिडीमेबल डिवेंचर्स कहलाता है। ठीक है, यानी कोई फिक्स डेट नहीं है कि 5 साल बाद हमें इनको प्रॉपर पूरा अमाउंट पे करना ही करना है, तो उस केस में क्या होता है, ये इरिडीमेबल डिवेंचर कहलाता है। ठीक है, सो दीज डिवेंचर्स आर आल्सो कॉल्ड परपेचुअल डिवेंचर। परपेचुअल यानी जिसका कोई निर्धारित कोई अंत का समय नहीं है ना, कोई फिक्स पीरियड नहीं है उसका, वो अनगिनत समय के लिए क्या है, चले जा सकता है ना। जैसे कंपनी के केस में हम सुने थे कि परपेचुअलिटी रहती है उसकी, यानी अनगिनत समय के लिए क्या है, वो चलते रहती है। फिर कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स के माध्यम में हम देखे थे उस केस में कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको इक्विटी शेयर्स में।
तो ऐसे कोई डिवेंचर्स जिसको हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वो आपके कहलाते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, अदरवाइज वो क्या कहलाते हैं आपके नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ठीक है, यहाँ पे वही सब चीजें डिस्क्राइब की गई हैं, बाकी हम आपको शॉर्ट में ये बता भी दिए, आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। द होल्डर्स ऑफ द कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर गिवन द ऑप्शन टू कन्वर्ट देयर डिवेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, यानी ऐसे डिवेंचर्स जो शेयर्स में आपके कन्वर्ट किए जा सकते हैं वो कहलाते हैं आपके कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, अदरवाइज वो क्या होता है आपके नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि शेयर्स है तो आप डिवेंचर में कन्वर्ट करिए, नहीं, डिवेंचर को आप शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, शेयर को डिवेंचर में नहीं कर सकते। देन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिवेंचर, अभी जैसा हम लोग पढ़ रहे थे सिक्योर्ड वाले में, जिस डिवेंचर के इशू करने पे आप उसके बदले में कोई सिक्योरिटी रख रहे हैं उसको आप कहते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर, अदरवाइज ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो आप फिर अनसिक्योर्ड डिवेंचर की कैटेगरी में आते हैं। सिक्योर्ड डिवेंचर्स आर इशूड विद अ चार्ज ऑन द एसेट्स, है ना, चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी एज सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी के नाम पे आप कुछ इसमें रखते हैं तो वो फिर क्या कहलाता है आपके सिक्योर्ड डिवेंचर्स। सिक्योर्ड डिवेंचर आल्सो नोन एज मॉर्गेज, मॉर्गेज डिवेंचर भी इनको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, सिक्योर्ड डिवेंचर को हम लोग मॉर्गेज डिवेंचर्स भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स आर इशूड विद merely a promise of payment without having any charge on any asset, यानी वो एक प्रॉमिस पे एक ओरली क्या करते हैं हम लोग, अच्छा चलो प्रॉमिस कर दिए कि हम इतने समय बाद आपको क्या करेंगे वापस कर देंगे, वापस दे देंगे, तो वो एक क्या होता है, कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं होता है, कोई उसमें डीड नहीं होता है, कोई उसमें ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं रखा जाता है। ठीक है, उसमें एक प्रॉमिस होता है, एक ओरली हम लोग बोल देते हैं कि चलिए इतने समय बाद आपको हम पेमेंट वापस कर देंगे या सिक्योरिटी हम वापस कर देंगे आपको। देन रजिस्टर्ड एंड बियरर डिवेंचर्स, एक होता है आपके रजिस्टर्ड, एक होता है आपके बियरर। ठीक है, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स के केस में क्या होता है, कंपनी कुछ क्या करती है, एक अपना रजिस्टर मेंटेन करती है, एक रिकॉर्ड मेंटेन करती है, जिसके उसमें क्या होता है कि हाँ हमने इतने डिवेंचर्स इतने रेट के हिसाब से हमने इशू किए हैं। ठीक है, क्या लिखा है, फॉर रजिस्टर्ड डिवेंचर्स द इशूइंग कंपनी मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ द डिवेंचर होल्डर, यानी डिवेंचर होल्डर का क्या करती है, एक रिकॉर्ड मेंटेन करती है कि हमने फला व्यक्ति को इतने डिवेंचर्स इशू किए हैं इस रेट के बेसिस पे, ठीक है, और इतने पीरियड के लिए, तो ये सारी चीजें उसमें क्या होती है मेंशन होती हैं। बियरर वाले में क्या होता है, आर जस्ट लाइक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप पढ़ेंगे, ये कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या आप बीआरएफ में पढ़ेंगे, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो ज्यादा डिटेल में आप पढ़ेंगे। Negotiable instruments transferable by mere delivery. The company keeps no record of such debentures. यानी कि ये ऐसे डिवेंचर्स होते हैं जो बेसिकली ट्रांसफर हो सकते हैं, जैसे हम खरीदे डिवेंचर, एक और कोई व्यक्ति है जो डिवेंचर खरीद रखा है, हम उसको क्या कर सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं, या कोई मान लीजिए ओनर है कंपनी का, कोई शेयर होल्डर है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कुछ आपको फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी करनी पड़ती है। तो बेसिकली बियरर डिवेंचर का मतलब ये होता है कि हम उसमें डिवेंचर्स को क्या कर सकते हैं एक से दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड वाले में क्या था कि उसमें कंपनी क्या करती है एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती है, हमने इस व्यक्ति को इतना डिवेंचर क्या किया इशू करके रखा है। ठीक है, उसके बाद शेयर्स और डिवेंचर में आपके अंतर है जो कि अभी तक हम लोग समझते हुए आए ही हैं, बस इसको एक टेबल के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, इसको बना भी सकते हैं, ये ज्यादा आपके इंपैक्ट डालता है एग्जामिनर पे। ठीक है, स्टेटस पहला क्या है, स्टेटस अगर हम बेसिस की बात करें तो स्टेटस के बेसिस पे क्या देखते हैं हम लोग, तो स्टेटस में शेयर होल्डर्स को ओनर्स कंसीडर किया जाता है और डिवेंचर होल्डर्स को क्रेडिटर्स कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इनको क्या है ओनरशिप मिलती है कैपिटल में कंपनी में, और इनको क्या मिलता है वोटिंग राइट्स वगैरह भी मिलता है, हर चीज की फैसिलिटी। ठीक है, विच इज नॉट रिफंडेबल अनलेस द कंपनी इज लिक्विडेटेड, यानी जब तक कंपनी खत्म नहीं होती या बंद नहीं हो जाती तब तक इनको पेमेंट भी क्या होता है वापस नहीं मिलता है। डिवेंचर के केस में ऐसा नहीं है, उनको पेमेंट अपने टाइम से मिलता है। वाइंडिंग अप के भी केस में क्या होता है सबसे पहले इनको पेमेंट किया जाता है, हाँ इनका कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, इनका कोई ओनरशिप नहीं होता है कंपनी में। ठीक है, ये क्रेडिटर्स होते हैं बेसिकली कंपनी के। ठीक है, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद इनको क्या होता है पेमेंट मिल जाता है, रीपेमेंट हो जाता है इनका। देन नेचर ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट हमने किया, जो पैसा हमने लगाया कंपनी में, उस पर क्या रिटर्न मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा, किस बिहाफ पे मिलेगा, ये चीजें देखें, इसके बेसिस पे देखें। तो शेयर होल्डर्स में क्या होता है कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स है तो एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, अगर इक्विटी है तो कोई फिक्स रेट नहीं होता है। लेकिन डिवेंचर के केस में क्या होता है, इंटरेस्ट जो पेड होता है वो फिक्स इंटरेस्ट उसका एक फिक्स रेट होता है। ठीक है, एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है जिसके बिहाफ पे हम उनको क्या करते हैं पे करते हैं। इंटरेस्ट इज पेबल इवन इफ कंपनी इज रनिंग एट द लॉस, यानी लॉस के भी केस में कंपनी क्या करेगी पेमेंट करेगी। और इसके केस में क्या करती है डिविडेंड देती है कंपनी, और क्या बोलते हैं कि कोई फिक्स्ड अमाउंट, अगर इक्विटी शेयर है तो कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है, अगर प्रेफरेंस शेयर है तो क्या होता है एक फिक्स्ड अमाउंट हो जाता है। देन राइट्स क्या है, तो शेयर होल्डर के पास में प्रॉपर राइट्स होते हैं कंपनी के हर डिसीजन लेने में, कंपनी को कैसे आगे बढ़ाना है, कंपनी में कब क्या बदलाव कर रहे हैं, वोटिंग राइट्स क्या है, हर चीज क्या है शेयर होल्डर को मिलता है। दे हैव द राइट टू वोट एंड डिटरमाइन द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, हर चीज डिसाइड करने का इसके पास क्या होता है राइट होता है, अथॉरिटी भी होती है। ठीक है, डिवेंचर होल्डर्स क्या होता है, ये कोई ओनर तो है नहीं कंपनी के, तो
ओनर नहीं है तो फिर डिसीजन किस बात का? तो इनका कोई राइट नहीं होता है कि वो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लें या वोटिंग राइट्स इनको मिले या वोट करने में इनको क्या है अपॉर्चुनिटी मिले। तो ऐसा कोई इनको राइट नहीं मिलता है, या मैनेजमेंट के किसी भी डिसीजन बनाने में, कोई पॉलिसी बनाने में कोई इनको राइट ऐसा नहीं दिया जाता है। ठीक है। देन उसके बाद सिक्योरिटी के पर्पस में देखें तो नो सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड टू इशू शेयर्स इशू करने में हम कहीं सिक्योरिटी का जिक्र नहीं करते हैं, ना हमने अभी तक किया और ना ऐसा कुछ होता है। ठीक है। शेयर्स आपके किसी सिक्योरिटी के बिना इशू होते हैं, लेकिन डिवेंचर्स के केस में क्या होता है, अभी हम जैसे पढ़ रहे थे कि सिक्योर डिवेंचर्स होते हैं, तो सिक्योरिटी उसमें क्या होती है, अवेलेबिलिटी होती है। हमने कहा था ना कि कुछ इसमें एक दो अंतर होते हैं, तो जैसे सिक्योर डिवेंचर्स हैं, शेयर्स में कोई सिक्योरिटी ऐसी नहीं थी, तो वो एक पॉइंट क्या था, थोड़ा सा अलग था। चलिए, ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट। अब रीपेमेंट के सिस्टम कैसा है, तो शेयर कैपिटल इज पेड बैक ओनली आफ्टर पेइंग द डिवेंचर होल्डर्स। डिवेंचर होल्डर को पे करने के बाद ही क्या होता है, हम शेयर होल्डर्स को पे करते हैं। डिवेंचर होल्डर के केस में क्या है, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे पेमेंट मिलता है, उनको सबसे पहले पेमेंट किया जाता है। देन रिस्क के केस में क्या है, इसमें इज हाई ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स, क्योंकि इसमें रिटर्न आपको कोई सर्टेन नहीं होता है। और जब हम शेयर्स की बात करेंगे तो हम इक्विटी शेयर को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। क्यों? इक्विटी शेयर ही मेन आपके शेयर होल्डर होते हैं, वो ओनर होते हैं कंपनी के। तो अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो हम इक्विटी शेयर को ध्यान में रखते हुए ज्यादा बात करेंगे। तो डिवेंचर क्या लिखा है इसमें, रिस्क के केस में हम देखें तो शेयर्स इशू करने में थोड़े कम रिस्क है अपेक्षाकृत हम अगर डिवेंचर्स की बात करते हैं तो। ठीक है। डिवेंचर इशू करेंगे तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि हमें रीपेमेंट हर हालत में करना होता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। उसके बाद लोन फ्रॉम डोमेस्टिक स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, SFI। अब हम लोन की जब बात कर रहे हैं तो अभी तक हम शेयर देखें, डिवेंचर्स देखें, अब ये तीसरा हमारा क्या है, डोमेस्टिक एजेंसी से जब हम लेते हैं, डोमेस्टिक एजेंसी यानी कि स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के केस में जब हम बात करते हैं तो इनसे किस तरीके से हम लोन हासिल करते हैं या लेते हैं, उस पर ज्यादा हम गौर फरमाते हैं। ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद क्या था कि लार्ज नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस। इसको तो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को, कंपनीज को प्रोवाइड करने के लिए। इंडिपेंडेंस के बाद हर चीज क्या है, हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे थे, गठित किए जा रहे थे, एजेंसीज बनाई जा रही थी। ठीक है। अलग अलग सेक्टर्स को क्या किया जाता है, जनरेट किया जा रहा था, जिससे कि हर तरीके से क्या हो, काम हो सके। कंपनी को चलाना है तो कंपनी को चलाने के लिए एक लॉ बनाया जा रहा था, एक बॉडी बनाई जा रही थी, एक रेगुलेटरी बॉडी जो उसको रेगुलेट कर सके, जो उसके लिए नियम कानून बना सके। प्लस अब उसको फंड कहां से मिलेगा, तो फंड्स वगैरह के लिए भी कुछ एजेंसीज को हायर किया जाता, बनाया जा रहा था। ठीक है। तो क्या लिखा है, हाँ, असिस्टेंस टू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। इंस्टीट्यूशंस लाइक इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी IFCI, इसको शॉर्ट में IFCI कहते हैं। IRBI, इसमें इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, IRBI इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं। देन स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, SFCs। ठीक है। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SIDC। ये अलग अलग तरह के और भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कंपनी को क्या करते हैं, बिजनेस को अलग अलग माध्यम से फंड्स वगैरह प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, असिस्टेंस देने में क्या करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने में हेल्प करते हैं। हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट। इन सबका एक ही मोटो है, जो बिजनेस है चाहे वो स्मॉल बेसिस पे हो या फिर वो लार्ज बेसिस पे हो, उनको क्या करना, तो उनको फंड वगैरह प्रोवाइड करना। जो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हमेशा जिक्र करते हैं तो वो यही सारी चीजें, यही सारे बॉडीज हैं। ठीक है। इसमें बैंक भी आ जाते हैं और स्पेसिफिकली अलग से भी ये बैंक के कुछ बॉडीज हैं जो काम करते हैं सेपरेट एंटिटी के तौर पर। ठीक है। अब उसमें हम ये तो क्या था हमारे स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो अलग से खासकर इसी के लिए बनाए गए, इसी मुद्दे के लिए बनाए गए, ये तो ये सारे हैं। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स की भी बात आती है इसी में। ठीक है। जब हम लोन की बात करें और बैंक का जिक्र ना है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है। देन कमर्शियल बैंक इन इंडिया में ग्रांट लोन्स फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 years। अब 3 to 5 years का मतलब होता है कि आप 1 साल से ऊपर, ठीक है, यानी कि 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, यानी 3 to 5 years, यानी मैक्सिमम 5 years के लिए आप क्या कर सकते हैं, लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। किसके द्वारा? बैंक्स को ये सुविधा या हक दिया गया है, ये राइट दिया गया है कि कमर्शियल बैंक्स 5 years तक के लिए क्या कर सकते हैं, आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 years। ऐसे तो नॉर्मल केस में 3 years है, अगर कोई एक्सटेंसिव ऐसा कोई केस आता है तो 5 years तक एक्सटेंड हो सकता है। ये कहलाता है आपका एक तरीके से मीडियम टर्म लोन्स। ठीक है। इसको बहुत लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं कह सकते हैं, अगर जनरल भाषा में कहें तो लॉन्ग टर्म में ही आएगा, लेकिन अगर हम बाइफरकेट करते हुए चलते हैं तो ये शॉर्ट टर्म, फिर मीडियम टर्म और फिर लॉन्ग टर्म आता है। तो लॉन्ग टर्म 5 years के बियॉन्ड भी अगर हम जाते हैं तो उसको फिर हम लॉन्ग टर्म में कंसीडर करते हैं, अनलेस एंड अनटिल ये स्पेसिफाई हो तब, अदरवाइज फिर ये आपके लॉन्ग टर्म में ही आते हैं। ठीक है। These loans may be accessed by the companies for variety of uses including capital expenditure यानी
हमारे जो एसेट्स हैं उसके रिगार्डिंग अगर हम कोई खर्चा करते हैं उसको लेने में, उसको खरीदने में, तो जैसे कोचिंग चला रहे हैं तो कोचिंग में मान लीजिए एसी खरीदना हो, प्रोजेक्टर खरीदना हो, पंखा लेना हो, ये सारे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। These may be issued against or without a collateral depending on the company's credit standing, ठीक है। कोलेटरल होता है वही सिक्योरिटी कि कंपनी कैसी है उसके बिहार पे, उसके नेचर के बिहार पे, उसके गुडविल के बिहार पे हम क्या कर सकते हैं, लोन इशू कर सकते हैं, ठीक है। कोलेटरल के द्वारा भी कर सकते हैं, कोलेटरल के बिना भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बैंकों की बात हो रही है, बैंकों के द्वारा जब होता है तो। अब कुछ आप देख लेते हैं मेरिट्स की बात अगर हम करें तो द मेरिट्स ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स। It is a flexible source of finance as loan amount can be increased as per the business need and can be returned in advance when funds are not needed। यानी ये flexibility provide करता है कंपनीज को कि आप अगर इंक्रीज भी करना, अगर आप मान लीजिए 4 लाख का लोन लिए, आपको थोड़े दिन बाद क्या हुआ और 4 लाख की जरूरत पड़ गई, तो आप उसमें इंक्रीज कर सकते हैं, उसमें इंक्रीमेंट हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड कराता है ये सोर्स। दूसरी चीज ये फैसिलिटी देता है कि जो रीपेमेंट करना है, अगर आपके पास में फंड काफी ज्यादा है तो आप एक बार में या एडवांस में भी कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत सारे फंड की अभी जरूरत नहीं है तो आप उसको रिटर्न बैक भी कर सकते हैं। इसकी फैसिलिटी क्या करता है, बैंक आपको देता है, ठीक है। बैंक्स कीप द फाइनेंशियल ऑपरेशंस ऑफ देयर क्लाइंट्स सीक्रेट। जिस भी केस पे आप लोन ले रहे हैं तो वो बैंक आपके काम को क्या करता है, सीक्रेट रखता है, वो किसी से उजागर नहीं करता है, अपने किसी और क्लाइंट से, किसी और कॉलीग से, किसी और सदस्य से उसके बारे में जिक्र नहीं करता है, वो सीक्रेट ही रखता है, ठीक है। कि आप क्या काम करने जा रहे हैं, किस काम के लिए आप लोन लिए हैं, जो भी चीजें हैं, ठीक है। देन टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व आर लोअर एज कंपेयर टू इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स। यानी इसमें टाइम भी कम लगता है इशू कराने में, कॉस्ट भी बहुत हद तक क्या होता है, कम लगता है, हम अगर शेयर या डिवेंचर के इतर अगर हम बात करते हैं तो। Then banks do not interfere in the internal affairs of the borrowing concern। एक तरह से बैंक भी आपके क्रेडिटर्स ही होते हैं, तो बैंक भी आपके जब क्रेडिटर्स हैं तो जो आपके कंपनी के अंदर चल रहा है उसमें बैंक क्या करेगी, इंटरफियर तो करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो कंपनी का हिस्सा नहीं है, कंपनी में अपना इंटरेस्ट तो है, उसका कंपनी में उसका इंटरेस्ट तो है लेकिन कंपनी का हिस्सा नहीं है वो, तो इसलिए कंपनी के इंटरनल अफेयर से वो क्या करती है, दूर ही रहती है। उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उससे उसको कोई खास मतलब नहीं रहता, उसको बस एक चीज से मतलब है उसका पैसा वापस उसको टाइम से मिलता रहे, उसके इंटरेस्ट उसको वापस टाइम से मिलते रहे, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको टाइम से मिल जाए, बस उसको इतने से ही मतलब रहता है। अदरवाइज कंपनी में भूचाल आ जाए उससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है, ठीक। देन लोन्स कैन बी पेड बैक इन इजी इंस्टॉलमेंट्स। हम ईएमआई की बात करते हैं तो आप छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में क्या कर सकते हैं, अपने लोन्स को पे बैक कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े अमाउंट में ही आप पे करेंगे, आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे ले रहे हैं तो आप छोटे छोटे अमाउंट में उसको क्या कर सकते हैं, पे बैक कर सकते हैं। देन इन केस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड फॉर इंडस्ट्रीज इन विलेजेस एंड बैकवर्ड एरियाज द इंटरेस्ट चार्ज इज वेरी लो। अगर हम स्मॉल स्केल की बात करते हैं, मीडियम स्केल की बात करते हैं, उस केस में इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो कुछ हद तक कम होता है। या अगर हम किसी गांव की बात करते हैं, विलेजेस की बात करते हैं, रूरल एरियाज की बात करते हैं, वहां पे भी इंटरेस्ट रेट क्या होता है, काफी हद तक लो रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी रहती है कि वहां ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज स्थापित हो और लोगों को वहां पे रोजगार मिले। इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए कम इंटरेस्ट पे क्या होता है, उनको लोन दिया जाता है। खैर आगे और समझते हैं। डीमेरिट्स, बहुत मेरिट्स पढ़ लिए हम लोग, अब कुछ डीमेरिट्स भी पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस, ठीक है, कमर्शियल बैंक के। पहला क्या है, बैंक्स रिक्वायर पर्सनल गारंटी और प्लेज ऑफ एसेट्स व्हाइल ग्रांटिंग लोन्स। ऑब्वियसली बैंक आपका कोई रिश्तेदार तो है नहीं, माँ बाप तो है नहीं कि आपको फ्री में आपको लोन दे दिया, 4 करोड़ का लोन दे दिया, 5 करोड़ का लोन दे दिया, बदले में कुछ लिया नहीं, है ना, ऐसा तो कुछ है नहीं। रिश्तेदार भी होगा तो भी क्या लेगा ही लेगा। तो कहने का मतलब है कि बैंक कुछ चाहता है आपसे बदले में। अगर आपको 5 करोड़ का लोन दे रहा है तो आपसे चाहेगा कि 10 करोड़ का कोई एसेट आपसे सिक्योरिटी के तौर पे डिपॉजिट कराए, जिससे कि इन फ्यूचर खुदा ना खास्ता अगर आप लोन रीपेमेंट करने में असक्षम रहे या आप फेल हो गए तो उसी एसेट के माध्यम से वो क्या करेगी, अपनी लोन की भरपाई करेगी, ठीक है। तो अगर आप 5 करोड़ का लोन ले रहे हैं तो कम से कम 5 करोड़ का एसेट आप डिपॉजिट करेंगे ताकि उसका कोई घाटा ना हो और वो अपना पेमेंट ले सके। चलिए उसके बाद क्या लिखा है, इन केस द शॉर्ट टर्म लोन्स आर एक्सटेंडेड अगेन एंड अगेन देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी अबाउट देयर कंटिन्यूटी। यानी कि अगर शॉर्ट टर्म लोन्स बार बार एक्सटेंड किए जा रहे हैं कि अब और चाहिए या अब दे देंगे तो उसके कंटिन्यूटी में क्या होता है, शक होता है कि आगे ये फिर कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, फिर आगे ये रीपेमेंट करेगा कि नहीं करेगा। तो इस बात पे क्या होती है, अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है, फिर बैंक को भी शक होने लगता है कि ये बंदा जो है फंसाने की कोशिश कर रहा है। चलिए, टू मेनी फॉर्मेलिटीज आर टू बी फुलफिल्ड फॉर गेटिंग
टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स, यानी टर्म लोन के केस में क्या होता है, काफी फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी करनी पड़ती है कि ये कागज दिखाइए, वो कागज दिखाइए, पहले कहीं लोन लिए हैं कि नहीं, अगर लोन लिए हैं तो उसका आपका जो स्कोर होता है, आपका क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिट स्कोर कहते हैं ना, वो आपका कैसा है, ठीक है, तमाम सारी चीजें देखी जाती हैं उसमें। फिर These formalities make the borrowings from banks time consuming and inconvenient, यानी कि ये सारी चीजें आपकी क्या दिखाती हैं कि इनकन्वीनियंसेस दिखाती हैं, बहुत समय लग जा रहा है, बहुत इनकन्वीनियंट है लोन लेना, तमाम सारी चीजें, ठीक है, ये सब चीजें ये दर्शाती हैं। डिमेरिट्स के नाम पे कुछ तो बताएगा ही। अब हम आते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स पे, ठीक। पब्लिक डिपॉजिट्स के केस में क्या होता है, पब्लिक से हम जब पैसा लेते हैं तो, ठीक। चलिए, इट इज वेरी ओल्ड मेथड ऑफ फाइनेंस प्रैक्टिस इन इंडिया, यानी बहुत लंबे समय से ये सारी चीजें चलती आ रही हैं। क्या होता है कि व्हेन कमर्शियल बैंक्स वर नॉट देयर, यानी जब बैंकों का अस्तित्व नहीं था, पुराने जमाने में, राजा महाराजाओं के जमाने में, जब बैंकों का अस्तित्व नहीं था, उनका प्रचलन नहीं था, तो उस केस में क्या होता था, लोग साहूकारों से, जो सेठ होते थे, जो है ना, आपको है ना गांव के वो सब, तो उन लोग से क्या होता था, लोन वगैरह लेते थे, या छोटे छोटे बैंक्स वगैरह, वहां पे एक बैंक के तौर पे ही वो सब क्या होते थे, काम करते थे, जो उनका अच्छा खासा रेपुटेशन होता था पूरे गांव भर में, पूरे इलाके में, पूरे मोहल्ले में, वो उनसे जाकर के फिर क्या करते थे, लोन वगैरह का या पैसा वगैरह जो भी उधार पे लेना होता था, तो वो उनसे मांगा करते थे। Under this method, companies can raise funds by inviting their shareholders, employees, and the general public to deposit their savings with the company. यानी इस केस में वो, अब अगर हम आगे की बात करें तो इसमें शेयर होल्डर्स के माध्यम से, एम्प्लॉइज के माध्यम से, अलग अलग लोगों के माध्यम से भी हम क्या करते थे अपने, या जनरल पब्लिक के माध्यम से हम क्या करते थे, लोन इकट्ठा करते थे या उनसे पैसे इकट्ठा करते थे। The period for which companies accept public deposits ranges between 6 months to 60 months, यानी 1 साल से 5 साल का 5 साल का ड्यूरेशन होता है, जिसमें कंपनी उनसे क्या करती थी, डिपॉजिट्स लेती थी। यानी एक तरीके से ये क्या है, मीडियम टर्म लोन्स होता है, जो बहुत लंबे समय के लिए तो नहीं, लेकिन बहुत कम समय के लिए भी नहीं होता है, ठीक है, बीच का कोई वो समय होता है, ठीक है। 6 मंथ से 60 मंथ्स का हम ड्यूरेशन देते हैं। 60 मंथ्स बोले तो 1 साल में 12 महीने, तो 5 साल में 60 महीने हुए, ठीक है। चलिए, मेरिट्स क्या है इसके, सिंपल और इजी टास्क होता है, इनसे बोरो करना क्या होता है, काफी इजी होता है, इसमें कोई बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज की इसमें जरूरत नहीं होती है, हम पब्लिक से बोरो करते हैं फंड, और काफी सिंपल प्रोसेस होता है उसका, ठीक है। ये एडवर्टाइज हो जाता है आपके न्यूज़पेपर में, इट हैज टू बी एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर एंड रिसीट्स इज टू बी इशूड, यानी न्यूज़पेपर के माध्यम से हम इसको एडवर्टाइज करते हैं और फिर इसका रिसीट भी हम क्या करते हैं, इशू करते हैं। देन नो चार्ज ऑन एसेट्स, इस केस में सबसे अच्छी बात ये होती है कि एसेट्स पे कोई चार्ज नहीं होता है, कोई सिक्योरिटी हमें नहीं देनी पड़ती है, ठीक है। ये एक विश्वास पे होता है कि हमें इसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं डिपॉजिट करनी है, कोई ये क्या होता है, सिक्योर्ड नहीं होते हैं एक तरीके से, जो पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं वो सिक्योर्ड नहीं होते हैं। इसी का अगर हम दूसरा पहलू देखें तो एक तरीके से क्या होता है, ये रिस्की भी होता है एक तरीके से, क्योंकि इसमें लोग क्या कर सकते हैं, लोन लेकर के पैसा लेकर और फिर भाग भी सकते हैं, या फेक अकाउंट पे लोन ले लिया और फिर उसके बाद भाग निकले। They do not have any charge on the fixed assets. Economical, ठीक है, expenses incurred on borrowing through public deposits are much less than expenses on other methods, यानी इकोनॉमिकल कहने का मतलब काफी चीप होता है, काफी सस्ता माध्यम होता है, कि हमें कोई कॉस्ट नहीं बियर करना पड़ता है, हमें कोई है ना ऐसा कोई फिक्स रेट नहीं देना है, या हमें कोई उसके लिए एसेट नहीं गिरवी रखना है। तो अगर हम कोई एसेट या कोई चार्ज हम नहीं दे रहे हैं उस पर, तो बेसिक जाहिर सी बात है कि वो हमारे लिए क्या है, इकोनॉमिकल साबित होता है। देन फ्लेक्सिबिलिटी इसमें हमें देखने को मिलती है काफी। पब्लिक डिपॉजिट्स ब्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर याद करिए, अभी पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम फंड्स बोरो करते हैं, किन किन माध्यम से, डिविडेंड डिसीजन होता है उसमें, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, फाइनेंशियल डिसीजन होता है, इन तीनों माध्यम से हम क्या करते हैं, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर करते हैं ऑफ द कंपनी। दिस कैन बी रेज्ड व्हेन नीडेड एंड रीफंडेड when not required, यानी कि ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अभी बैंक के केस में हम क्या देख रहे थे कि जब आपके पास एक्स्ट्रा फंड है या आपको फंड की जरूरत नहीं, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, आप रीपेमेंट कर सकते हैं, आप रिफंड कर सकते हैं, उसको वापस कर सकते हैं, चलिए अभी हमें जरूरत नहीं है, आप ये पैसे वापस ले लीजिए। तो यहाँ पे भी वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलती है कि आप या तो एडवांस में दे दिए अगर आपके पास ज्यादा है तो, या अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो वो तमाम अमाउंट आप क्या कर सकते हैं, रिफंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डीमेरिट्स क्या है, अनसर्टेनिटी। A concern should be high repute and have a high credit rating. Obviously, हम आप जाएंगे तो कोई थोड़ी हमारा शक्ल देख के थोड़ी कोई लोन दे देगा। ऑब्वियसली बात है, हम जिस चीज को हम दिखाते हुए लोन ले रहे हैं, जो हम अपना बिजनेस दिखाते हुए लोन ले रहे हैं, उस बिजनेस का अपना कोई रेपुटेशन होना चाहिए, मार्केट में उसका कोई नाम होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए, गुडविल होनी चाहिए उसकी, तब जाके फिर हमें क्या होता है, उस पर फिर हमें उस तरीके से लोन मिलता है। तो there may be sudden withdrawals of deposits which may create financial problems. Depositors are regarded as fair weather friends. इसमें क्या होता है, एक अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, एक अनसर्टेनिटी होती है कि हम कभी भी पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, जैसा अभी हम पिछले इसमें देख रहे थे हम लोग कि एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है हमें, हम पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। तो
और चूंकि हमें कोई एसेट इस पे गिरवी नहीं रखनी है, तो हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन भी नहीं होता है कि हमें तुरंत इसके लिए हमें क्या करना है, रीपेमेंट करना ही करना है, इतने ही पीरियड में हमें रीपेमेंट करना है। तमाम सारी चीजें इसमें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। इसलिए ये पब्लिक को भी क्या करती हैं, अट्रैक्ट करने की फिर कोशिश करती हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम लोन उस पर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं अपने डिपॉजिट्स के माध्यम से। ठीक है, ठीक है। तो विच में क्रिएट फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इस तरीके से क्या होता है, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रेज कर सकता है, दिखा सकता है कि अगर मान लीजिए जैसे हमने पैसा दिया और तुरंत फिर हम उसमें से अगर पैसा निकाल लेते हैं तो फिर क्या होता है, एक वो चीजें हिल जाती है, पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, तहस नहस हिल जाता है एकदम से। तो तुरंत से तुरंत अगर जैसे आप देखते होंगे नॉर्मली शेयर मार्केट्स में क्या होता है, कोई बहुत बड़े अमाउंट पे क्या है शेयर्स निकाल लिया, डिपॉजिट किया और फिर तुरंत उसको क्या किया, निकाल लिया, तो फिर उस टाइम पे क्या होता है, मार्केट पूरा हिल जाता है। तो ऐसे ही डिपॉजिट्स के भी केस में है कि तुरंत फिर क्या है, इसमें कोई सर्टेनिटी तो है नहीं कि आप कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए दे रहे हैं, तो आपके सडन विड्रॉल भी इसमें क्या है, पॉसिबल हो जाते हैं डिपॉजिट्स के आपके। ठीक है, उसी माध्यम से क्या होता है, एक फाइनेंशियल इशू भी क्रिएट होता है। चलिए फिर इनसिक्योरिटी, क्योंकि हम कोई एसेट तो गिरवी रख नहीं रहे हैं, तो इसके लिए क्या होता है, ये इनसिक्योरिटी भी पैदा करता है। जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि जब हम कोई एसेट उसके बदले में हम कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि कोई उठाए और चल दे अपना विजय माल्या की तरह कि लोन लिया और फिर निकलता बना अपना। तो public deposits do not have any charge on the assets of the company या concern. It may not always be safe, इसको याद रखिएगा, safe to deposit savings with the companies, particularly those which are not having a very sound financially. यानी अपने सेविंग्स को उन कंपनीज के साथ मत रखिए या उस कंपनी में मत डिपॉजिट करिए जो फाइनेंशियली आपको वीक दिखाई देते हैं, सिक दिखाई देते हैं या अच्छे नहीं दिखाई देते हैं, या जिनका कोई खास नाम नहीं है, कोई खास रुतबा नहीं है। ठीक, तो कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले कोई भी इन्वेस्टर कंपनी के बैलेंस शीट को देखता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है, और एक साल नहीं पिछले कई सालों के रिव्यूज को देखता है कि कंपनी कब किस साल में कैसा प्रॉफिट कमाई है, उसका टर्नओवर कैसा रहा है। ये सारी चीजों पे बेस्ड फिर क्या होता है, उसको लोन या जो भी इन्वेस्टमेंट होता है मिलता है। देन लिमिट्स ऑन द अमाउंट रेज्ड, ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ा बैंक या इंस्टीट्यूशन तो है नहीं जो आपको बहुत बड़े अमाउंट पे आपको लोन दे देगा, 100-200 करोड़ का दे देगा। उसमें कुछ लिमिट्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं जो आप अमाउंट उसमें से लेते हैं या उस पर रेज करते हैं। ठीक है, तो पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू एक लिमिटेशन आपको मिल जाता है अमाउंट पे, कि आपको इतने ही अमाउंट तक आपको मिल जाता है। जैसे जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स जो होते हैं जो स्मॉल बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू तक क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ अमाउंट तक आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मल जो बैंक्स होते हैं वो आपको कई बड़े अमाउंट तक लोन दे सकते हैं, लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं वो बहुत कम अमाउंट तक आपको देते हैं, 1 लाख 2 लाख या कुछ हजार तक आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी इसके माध्यम से क्या है, देखने को मिलती हैं। देन लीज फाइनेंसिंग, लीज फाइनेंसिंग का मतलब होता है, अभी हम लीज के बारे में जब पिछले चैप्टर में बात कर रहे थे, यानी यही होता है कि एक तरीके से रेंट पे कोई चीज दे देना। ठीक है, हम अपना एसेट का, हम अपने संपत्ति का यूज करने का हक किसी को दे रहे हैं किसी पीरियड ऑफ टाइम तक, उसके बदले में हम उनसे पैसा लेंगे रेंट के तौर पे, उनसे हम रिटर्न लेते रहेंगे हर महीने है। ठीक है, तो वही होता है लीज फाइनेंसिंग की, लीज पे आपको कुछ पैसा दिया जा रहा है। Then lease is a contract whereby one can use assets of the other with due permission of the owner. Obviously ओनर के परमिशन के साथ ही आप उसके संपत्ति को यूज करेंगे, ऐसे ही रैंडमली जाके तो उठा नहीं लेंगे कि लाओ हमारा हम यूज कर लें। और पेमेंट ऑफ रेंट विदाउट परचेजिंग देम, यानी परचेज किए बिना हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ओनर्स के परमिशन के बिहाफ पे। बदले में हम उनको क्या देते हैं, रेंट देते हैं उसके बदले में। ठीक है, द ओनर ऑफ द एसेट इज कॉल्ड लेसर, यानी जो एसेट का जो ओनर होता है, जो आपको एसेट यूज करने का हक दे रहा है, वो आपके कहलाता है लेसर, जो उसको यूज करता है वो कहलाता है लेसी। यहां लिखा भी है लेसी, द यूजर इज कॉल्ड लेसी। ठीक है, द पीरियड ऑफ यूज इज कॉल्ड, जो यूज करने का जो पीरियड है, साल 2 साल 6 साल 10 साल, वो क्या कहलाता है आपका, लीज पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, लीज पीरियड। आफ्टर विच द लेसी, यानी जो उस पे उसको यूज कर रहा है, उस एसेट को यूज कर रहा है, में ऑप्ट फॉर परचेज ऑफ द एसेट, यानी उस पीरियड ऑफ टाइम के बाद लेसी क्या कर सकता है, ये कह सकता है कि हमको ये एसेट परचेज करना है, ऐसा ऑप्शन उसको मिल जाता है। अगर वो चाहे तो एसेट परचेज कर सकता है, अदरवाइज फिर वो क्या कर सकता है, उसको छोड़ सकता है। So leasing is an arrangement that enables a business enterprise to use and exercise complete control over the assets without owing it. यानी ये एक ऐसा माध्यम है एसेट को यूज करने का जो आपको एक तरीके से ओनरशिप दे देता है उस एसेट पे, आप उसमें मालिकाना हक जता देते हैं उस पीरियड ऑफ टाइम तक। साल भर के लिए आपको कोई एसेट मिल रहा है यूज करने के लिए, मान लिया कोई जमीन, आप किसी से मान लिया एक रूम ले लिए, आप अपना बिजनेस चलाना चाह रहे हैं, किसी से एक बढ़िया कमरा ले लिए चलाने के लिए, तो लीज पे आप मान लिए लेते हैं, तो उस पूरे समय के लिए, मान लिए 1 साल या 2 साल के लिए आप ले लिए, पूरे 2 साल के लिए एक तरीके से आप उस संपत्ति के मालिक हो जाते हैं कि आप उस समय तक उसको यूज कर रहे हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा, कोई आपको उससे निकालेगा नहीं, कोई आपको रोकेगा नहीं उसमें काम करने से। आप हर महीने उसको रेंट पे करते रहिए, वो अमाउंट पे करते रहिए। जब वो पीरियड खत्म हो जाए, एक्सपायर हो जाए, तो आप फिर ये ऑप्शन रख सकते हैं कि हमको ये परचेज करना है। अगर मालिक कहता है, अगर वो एग्री होता है तो ठीक, नहीं तो फिर चीजें वैसे ही फिर चल रही होती है।
द ओनर गेट्स रेंट इन रिटर्न एट एनी टाइम एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही कैन कैंसिल द एग्रीमेंट। ओनर के पास ये राइट होता है कि वो उसको तो पहले क्या है, रेंट मिलता है, लेकिन मान लीजिए उसको प्रॉपर टाइम से रेंट नहीं मिल रहा है, प्रॉपर उसको टाइम से पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो पहले जज वेट करेगा, देखेगा 1 महीना 2 महीना 4 महीना, जब उसको लगेगा कि हमारा पैसा हमको टाइम से नहीं मिल रहा है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उसको लगे कि 1 महीने बाद हमको सही नहीं लग रहा, हमको किसी और को देना है, वो कैंसिल करके फिर किसी और को दे दे। ओनर के पास में ये राइट होता है, उसके अलावा कोई उस इंसान को रोक नहीं सकता है कि आप इस एसेट को यूज मत करिए। चलिए अगला हमारा मेरिट्स। मेरिट्स क्या कहता है? It enables the lessee to acquire the asset with a lower investment, यानी एक छोटा सा अमाउंट पे करके आप उस एसेट को एक्वायर कर सकते हैं, यानी आप उस एसेट को यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं जाना है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अपनी खुद की गाड़ी खरीदिए या फिर कोई गाड़ी आप भाड़े पर ले लीजिए या बुक कर लीजिए, रिजर्व कर लीजिए वहां जाने आने के लिए। तो जब आप खरीदने जाएंगे तो आपको लाखों रुपए चुकाने पड़ेंगे, 10 लाख 20 लाख जो भी गाड़ी का अमाउंट है। लेकिन जब आप उस गाड़ी को बुक करेंगे उस जगह के लिए, वहां हमें जाना है, जाके फिर हमें आना है, उस पूरे पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप गाड़ी को बुक किए हैं, तो बस उस गाड़ी के लिए आपको उस रेंट चुकाना पड़ेगा जो गाड़ी को आप बुक कर रहे हैं, है ना। उसमें जो भी उसके खर्चे वगैरह होंगे, इन्वॉल्व होंगे, उसके तेल का खर्च, ड्राइवर का खर्च, बाकी सारी चीजें, मेंटेनेंस का खर्च, सब उसमें इन्वॉल्व रहेगा उस गाड़ी को बुक करने के रेंट में। तो 2 तरीके होते हैं, या तो आप पूरी गाड़ी खरीद लीजिए या तो फिर गाड़ी को आप रेंट पे ले लीजिए, लीज पे ले लीजिए। तो वैसे ही है कि ओनर को क्या होता है, जो लेसी जो होता है, बेसिकली जो काम बिजनेस करना चाह रहा है, उसके लिए क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि एक कम इन्वेस्टमेंट पे वो क्या कर सकता है, किसी एसेट को यूज कर सकता है। अब जैसे मशीन वगैरह, बहुत बड़े बड़े जो मशीन होते हैं बहुत महंगे होते हैं, 10-10 लाख 50-50 लाख के होते हैं। अब आप तुरंत 50 लाख का तो खरीद नहीं सकते हैं, आप क्या करते हैं, उसको रेंट पे ले लेते हैं। तो आपको हो सकता है 20,000 50,000 उसको रेंट पे करना, आपको उस मशीन के लिए 50,000 आप रेंट पे कर रहे हैं मान लीजिए, तो कहाँ 50 लाख और कहाँ 50,000, तो आपके लिए वो काफी बेनिफिशियल हो जाता है, काफी हेल्पफुल हो जाता है। देन सिंपल डॉक्यूमेंटेशन मेक्स इट इजियर टू फाइनेंस एसेट्स। आप जैसे किसी शहर में जाते हैं घूमने के लिए, जैसे दिल्ली, गोवा या ऐसे किसी बड़े जगह पे जहाँ पे बेसिकली जहाँ पे टूरिस्ट वगैरह ज्यादा आते हैं, वहां पे आपको देखते होंगे ना कि आपको गाड़ी वगैरह ना रेंट पे मिल जाती है चलाने के लिए, शहर घूमने के लिए। आप गाड़ी लीजिए, बुक करिए रेंट पे, आप चलाते रहिए, अपना तेल भरवाइए और उसको चलाइए दिन भर या जो भी घंटे के लिए आप बुक कर रहे हैं। तो एक तरीके से क्या हो जाता है, आपको उसमें बहुत कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपना कोई डॉक्यूमेंट उसको जमा करते हैं, आधार कार्ड या जो भी आपका आईडी आप जमा करते हैं, आपका कुछ सिंपल डॉक्यूमेंटेशन होता है और फिर आप उसको एसेट को यूज करते हैं, उसकी चीजों को यूज करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन काफी इजी हो जाता है या काफी इजी होता है, सिंपल होता है ना, बहुत ऐसा डेप्थ में नहीं जाके काम होता है। तो एसेट को एक्वायर करना भी काफी इजी हो जाता है, उसको यूज करना इजी हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस काफी इजी होता है। देन लीज रेंट लीज रेंटल्स पेड बाय द लेसी आर डिडक्टेबल फॉर कंप्यूटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट्स, यानी इसमें आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। और तो और देखिए, हर चीज तो बेनिफिशियल है, टैक्स में भी आपको इसके लिए क्या होता है, बेनिफिट होता है। आप दिखा देते हैं अपने इनकम टैक्स में कि हम इस संपत्ति के लिए इतना लीज पे कर रहे हैं, इतना रेंट हम पे कर रहे हैं हर महीने। इट प्रोवाइड्स फाइनेंस विदाउट डाइल्यूटिंग द ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, यानी ये आपको पैसा प्रोवाइड कराता है बिना किसी ऐसी चीजों के कि आपका वहां से ओनरशिप खत्म हो रहा है या आपका वहां से क्या कंट्रोल खत्म हो रहा है। तो ऐसा ऐसी कोई चीज नहीं होती है, आप खाली उसको अपना संपत्ति यूज करने के लिए देते हैं, बदले में आपको उसके लिए पैसा मिलता है। ये सेम ऐसा ही है जैसे आप अपने किसी चीज को रेंट पे देते हैं, अपने मकान को रेंट पे दे दिए, किराया वहां से आपको आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही एक तरीके से थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। द लीज एग्रीमेंट डज नॉट अफेक्ट द डेट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ एन एंटरप्राइज, यानी जो लीज एग्रीमेंट होता है वो किसी भी तरीके से आपको जो फंड रेज करने का जो अपॉर्चुनिटी है या जो कैपेसिटी है उसको कम नहीं करता है या उसको अफेक्ट नहीं करता है। अफेक्ट करने का मतलब नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। द रिस्क ऑफ ऑब्सोलिसेंस इज बोर्न बाय द लेसर, यानी जो रिस्क होता है जो खत्म होने का या जो खराब होने का, जो एसेट के खराब होने का, खत्म होने का, बिगड़ने का कोई अगर रिस्क भी होता है तो वो लेसर द्वारा ही क्या होता है, बियर किया जाता है। दिस अलाउज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू द लेसी टू रिप्लेस द एसेट, यानी इसमें क्या होता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि मान लो अगर कोई चीज खराब भी हो गई उसमें से तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं या ओनर उसको बनवा भी सकता है, आपके रेंट पे से उसको काट लेगा, जो भी है उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है एक तरीके से, ठीक है। अब कुछ इसके डिमेरिट्स हैं, डिमेरिट्स देख लेते हैं। A lease agreement may impose certain restrictions on the use of assets. इसमें कुछ restrictions भी हो सकते हैं, obviously बहुत ऐसा तो है नहीं कि खाली merits होंगे, demerits नहीं होंगे। For example, it may not allow the lessee to make any alteration or modification of in the asset. ठीक, मान लीजिए आप किसी का रूम लिए हैं रेंट पे चलाने के लिए, कोचिंग चलाना है, सैलून चलाना है, किराने का शॉप चलाना है या कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, टाइल्स मार्बल का बिजनेस कर रहे हैं,
आप उसमें कोई ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं कि आप झालर लगा दिया, पेंट अलग से करवा दिया, आपको डिजाइन बनवा दिए मकान दीवारों पे, या कुछ ऐसा आप करवा दिए, तो कोई ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए उस पर, ठीक है। ये एक आपको क्या होता है एग्रीमेंट में ये सारी चीजें रहती है, मेंशन रहती है। इसके लिए थोड़ा सा क्या होता है, ये रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कहते हैं ना मालिक कि आप यहाँ कील नहीं ठोक सकते, आप यहाँ चिपका नहीं सकते, ये टेप नहीं चिपका सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये सारी चीजें भी इसमें क्या है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस इसमें मेंशन होती हैं। देन द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस में may be affected in case the lease is not renewed, यानी जो नॉर्मल जो डे टू डे ऑपरेशंस है बिजनेस के, वो बंद हो सकते हैं, रुक सकते हैं, अगर आपके लीज एग्रीमेंट प्रॉपर वैलिड नहीं है या प्रॉपर वो रिन्यूड नहीं किया गया। मान लीजिए एक्सपायर हुआ और आप उसको रिन्यू नहीं कराएं किसी रीजन से, तो हो सकता है मालिक आके फिर आपके बिजनेस को रोक दे, आपके काम को रोक दे, अब आप काम नहीं कर सकते हैं फर्दर जब तक आप अपने एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं कराते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कि आपका जो लाइसेंस होता है या आपका जो इंश्योरेंस होते हैं, हर साल क्या होता है, या इंश्योरेंस क्या हर साल आपका रिन्यू कराना होता है, तो वो एक्सपायर होता है, एक्सपायर होने के बाद उसको रिन्यू कराना जरूरी होता है, अदरवाइज फिर क्या है, कई बार आपकी चेक पोस्ट पे आपकी गाड़ी सीज हो सकती है, तमाम सारी चीजें हैं। चलिए, तो इसीलिए ये भी एक लिमिटेशंस होते हैं इसके। इट में रिजल्ट इन हायर पे आउट ऑब्लिगेशन इन केस द इक्विपमेंट इज नॉट फाउंड यूजफुल and the lessee opts for premature termination of the lease agreement, यानी अगर कोई चीज खराब मिली या कोई चीज यूज में नहीं दिखी वो कि हाँ वो अब काम लायक नहीं है, वो खराब हो चुकी है, वो अब यूज करने लायक नहीं है, तो उस केस में क्या हो सकता है, आपको पेमेंट करने पड़ सकते हैं अलग से। आपने ये बिगाड़ दिया, आपने वो खराब कर दिया, इसके लिए आपको क्या है, हर्जाना भरना पड़ा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए ओनर आपको पंखे लगा के दे दिया, एसी लगा के दे दिया, आप यूज कर रहे हैं उसका, आपके सॉरी आपके जाते जाते एसी में कोई खराबी आ गई, तो ओनर आपको क्या कर सकता है, उसके लिए चार्ज कर सकता है, या कोई मेंटेनेंस करवाना है, सर्विसिंग करवाना है उसके लिए। द लेसी नेवर बिकम्स द ओनर ऑफ द एसेट, यानी लेसी तब तक ओनर नहीं बन सकता जब तक वो एग्रीमेंट ना हो जाए लेसर के साथ, तो वो कभी ओनर नहीं बनता है। इट डिप्राइव्स हिम ऑफ द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट, यानी कि वो उस एसेट के क्या है, मालिकाना हक उसको नहीं मिल सकता जब तक ऐसा कोई एग्रीमेंट ना हो, ठीक है। तो ओनर सिर्फ वो लेसर ही होगा जब तक कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ है। अब फॉरेन सोर्सेस, अभी तक तो ये सारे डोमेस्टिक सोर्सेस की बात हो रही थी फंड्स रेज करने की, अब कुछ ये क्या है, फॉरेन सोर्सेस की बात हो रही है। इसमें दो तीन ऐसे सोर्सेस हैं, देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बस बेसिकली देखें तो ये दो सोर्सेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या फर्दर भी किसी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये आपके दो सोर्सेस काफी बेनिफिशियल होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या है, तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स एडीआर, और एक होता है आपका जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। एडीआर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि अमेरिकन, तो अमेरिका में जो ट्रेडिंग के माध्यम से हम स्टॉक्स वगैरह खरीदते बेचते हैं वो कहलाता है आपके अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, और बाकी दुनिया भर में हम जिससे माध्यम से कर सकते हैं तो वो ग्लोबल कहलाता है। चलिए इसको देखते हैं। द डिपॉजिटरी रिसीट्स व्हिच आर इशूड बाय अ यूएसए बेस्ड बैंक, यानी यूएसए के किसी बैंक से इशू हो रहा है फॉर ट्रेडिंग ओनली इन अमेरिका या अमेरिकन स्टॉक मार्केट, यानी इशू तो हो रहा है अमेरिकन बैंक से, यूएस बैंक से, सिर्फ कहां पे, तो अमेरिका में ही काम करने के लिए, ट्रेड करने के लिए अमेरिकन स्टॉक मार्केट द्वारा, आर नोन एज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, या इसी को बोलते हैं हम लोग एडीआर, ठीक है। ये खाली अमेरिकन सिटीजन के लिए ही क्या होता है, इशू होता है, जो अमेरिकन सिटीजन होते हैं उन्हीं के लिए ये क्या होता है, इशू होता है, ठीक है। ये किसी बाहरी के लिए नहीं हो सकता, ये जैसे हमारे आपके लिए नहीं होता है। देन जीडीआर क्या होता है, द इशू ऑफ जीडीआर एंड एडीआर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड्स, यानी ये दोनों अलग अलग मेथड्स हैं फंड्स को रेज करने के फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। अंडर दिस मेथड द शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स ग्लोबल और अमेरिकन डेटा ट्रेडेड ऑन द फॉरेन मार्केट्स, यानी इंडिया की तरफ से जो स्टॉक्स जो शेयर्स इशू किए जाते हैं इन दोनों में, अमेरिका एडीआर में या फिर जीडीआर में, ये वहां पे क्या है, ट्रेडिंग के लिए यूज होते हैं। एडीआर में इशू होंगे तो अमेरिका में ही वो क्या होगा, ट्रेडिंग होंगे उसके, अमेरिका में है ट्रेड, सेल और परचेज होगा उसका। बाकी जीडीआर में अगर इशू होता है तो फिर ग्लोबली वो कई सारे कंट्रीज में होता है, सेलिंग उसके ट्रेडिंग होता है उसका, सेल या परचेज होता है, ठीक है। कई सारे कंट्रीज में उसको हो सकता है। एडीआर में अगर हो रहा है तो सिर्फ अमेरिका में ही उसका ट्रेडिंग होगा, ठीक है। चलिए, लोन्स फ्रॉम मल्टीनेशनल स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी जो मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा अगर हम लोन रेज कर रहे हैं तो समटाइम्स कंपनीज में ऑल्सो टेक लोन फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनके माध्यम से भी अगर कंपनी लोन ले रही है तो जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ठीक है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हमेशा नाम क्या होता है, साथ में ही आता है, ठीक है, क्योंकि दोनों की स्थापना साथ में हुई थी और दोनों क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, भाई बहन है दोनों, ठीक है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये क्या करते हैं,
इंटरनेशनल लेवल पे फंड प्रोवाइड करने का काम करते हैं, लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक हो गया या IFCI हो गया, ठीक है, IFC कह लीजिए इसको, इधर डायरेक्टली और द वे बाय रीफाइनेंसिंग, यानी या तो डायरेक्ट आपको दे दिए या फिर आपको किसी बॉन्ड्स के माध्यम से भी दे दिए। चलिए, तो ये 3 तरह के मेन हैं आपके। उसके बाद फॉरेन अगर हम केस में देखें तो देन फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड्स, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके सोर्सेस ऑफ फंड्स को क्या करते हैं, उसके चॉइस को आपको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं कि किस सोर्स ऑफ फंड से आप ले सकते हैं या लेंगे। फाइनेंशियल नीड्स, पहले तो आपका क्या है, फाइनेंशियल नीड देखते हैं बिजनेस का कि क्या नीड है आपको, कितने का नीड है, कहां से आप ले सकते हैं, आपकी क्षमता क्या है, तमाम सारी चीजें आर डिफरेंट टाइप्स। देखिए, फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जैसे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, फिक्स या फ्लक्चुएटिंग टर्म के लिए, ठीक है। देयरफॉर बिजनेस फर्म्स रिजॉर्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस बाय रेजिंग फॉर रेजिंग फंड्स, यानी कई सारे पैमाने होते हैं जिसके बेसिस पे कंपनी क्या करती है, फंड लेती है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए, या किसी फिक्स टर्म के लिए लेती है, या फ्लक्चुएटिंग किसी टर्म के लिए लेती है। तो जैसा अभी हम प्रीवियस स्लाइड्स में बात कर रहे थे, जो आपके पब्लिक डिपॉजिट और बैंक के केस में था कि आप आज अगर फंड की जरूरत है तो ले लिए, कल को नहीं है तो फिर वापस कर लिए, विड्रॉ कर लिए उसमें से। चलिए, each source of funds has its own merits and limitations. It is advisable to use a combination of sources instead of relying only on one single source of fund. यानी obviously हम जब पिछले स्लाइड्स में बात कर रहे थे कि हम कैसे, जब हम फाइनेंस वाले चैप्टर में बात करते हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में, कि किसी एक सोर्सेज से लेने से अच्छा है कि कुछ रेशियोज के हिसाब से दोनों में से लिया जाए, यानी शेयर से भी लिया जाए, डिवेंचर से भी लिया जाए, किसी एक सोर्स का सहारा ना लेकर के जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है उन सारे ऑप्शंस का यूज किया जाए। तो वैसे यहाँ पे भी बोला है कि कंपनी के लिए अगर रिस्क कम करना है ना, ऑब्लिगेशंस कम करने हैं, तो उसको चाहिए कि वो जो भी तमाम सोर्सेस अवेलेबल हैं उन सब का एक कॉम्बिनेशन बना के चले, न कि किसी सोर्स पे लेकर के निर्भर हो, ठीक है। क्यों ऐसा हो सकता है, तो ऐसे कुछ रीजंस हैं जिसके बिहाफ पे ऐसा कहा गया है। जैसे कॉस्ट, जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स एंड कॉस्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द फंड्स। प्रोक्यूरमेंट यानी कि जो हम फंड्स लेते हैं, एक्वायर करते हैं, तो एक्वायरिंग भी कह सकते हैं आप इसको आप कहिए एक्वायरिंग। एक्वायरिंग ऑफ फंड्स एंड कॉस्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द फंड, यानी एक तो आप फंड को रेज कर रहे हैं, कहीं से उठा रहे हैं, और एक उसका एप्लीकेशन क्या है, आप उसको यूटिलाइज कहां पे कर रहे हैं, ये चीजें क्या है, ये चीजें निर्धारित करती हैं। तो पहला तो ये कॉस्ट का हो गया। बोथ दिस कॉस्ट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट द सोर्स ऑफ फंड्स, ठीक है। यानी सोर्स ऑफ फंड्स का निर्धारण करने से पहले हमें इन दोनों चीजों का क्या है, बखूबी ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ अ बिजनेस इज अ की डिटरमिनेंट इन द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कितनी स्टेबिलिटी है, वो कितने लेवल पे, किस लेवल पे है, उसकी कैपेसिटी क्या है, ये सारी चीजें निर्धारित करती हैं कि उसको कितना फंड मिलना चाहिए, वो कितना फंड रेज कर सकती है, ठीक है। जैसा हम बात कर रहे थे कि अगर आपकी क्षमता ही 5 लाख की है, आप 10 लाख का फंड नहीं ले सकते हैं। आपके पास एसेट ही अगर 5 लाख का है तो आप 10 लाख का लोन नहीं ले पाएंगे, आपको फिर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का आपको लोन फिर लेना होगा। आप उतने का ले सकते हैं या उससे कम का ले सकते हैं। तो ये की डिटरमिनेंट होते हैं, ये आपके डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं कि आप किस जगह पे खड़े हैं, आपको कितना फंड मिलना चाहिए। बिजनेस शुड बी इन अ साउंड फाइनेंशियल पोजीशन। साउंड फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है उसके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतना फाइनेंशियल पोजीशन उसकी ऐसी होनी चाहिए कि वो फिर फर्दर रीपेमेंट कर सके अपना जो लोन लिया है, फ्यूचर में उसको पेमेंट करने में उसको दिक्कत ना आए। टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट ऑफ द बोरोड अमाउंट, कि फ्यूचर में जब उसको रीपेमेंट की बात आए तो उसको इजिली रीपे कर दे, दोनों प्रिंसिपल अमाउंट हो या फिर जो इंटरेस्ट हर महीने दे रहे हैं वो सारी चीजें, ठीक है। देन फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपके, अब देखते हैं कि फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट लेवल पे है कि मीडियम लेवल पे है कि लार्ज लेवल पे काम कर रहा है, ये सारी चीजें भी देखते हैं हम लोग। द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेटस इन्फ्लुएंसेस द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ रेजिंग मनी, यानी किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, वो मीडियम साइज का है या स्मॉल स्केल पे काम कर रहा है या लार्ज स्केल पे काम कर रहा है, ये सारी चीजें भी दिखाती हैं या बिजनेस का स्टेटस बताती हैं कि वो कितने फंड को एक्वायर कर सकता है, उसकी क्षमता कितनी है, ठीक है। बेसिकली उसका नेट वर्थ कितना है, उसका वर्थ डिसाइड करता है कि वो कितना फंड ले सकता है। देन पर्पस एंड टाइम पीरियड, क्या पर्पस है लोन लेने का और कितने टाइम पीरियड के वो लोन ले रहा है। बिजनेस शुड प्लान अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड फॉर विच द फंड्स आर रिक्वायर्ड। उसको पहले ही डिसाइड करना चाहिए कि वो कितने टाइम के लिए लोन, कितने पीरियड के लिए लोन ले रहा है और कितना ले रहा है, क्या पर्पस है उसका लेने का, क्या पर्पस है।
Similarly, the purpose for which funds are required need to be considered. ठीक है, so that the source is matched with the use. यानी सोर्स क्या है, जहां से आप पैसा उठा रहे हैं, और यूज यानी उस पैसे का इस्तेमाल आप जहां पे कर रहे हैं, उसको अप्लाई जहां पे आप कर रहे हैं, ये दोनों मैच हो जाना चाहिए. हाँ, आपने इस पर्पस के लिए आपने लोन उठाया, इसी पर्पस के लिए आप लोन का यूज कर रहे हैं. आपने बिजनेस चलाने के लिए, आपने मार्बल ग्रेनाइट टाइल्स का बिजनेस शुरू करने के लिए फंड उठाया, आप उसी का बिजनेस कर रहे हैं. ठीक है, ये नहीं कि आप इसके लिए उठाए, आप दारू शराब सिगरेट का बिजनेस करने लगे. नहीं, दोनों पर्पस क्या होना चाहिए, दोनों चीजें मैच करनी चाहिए. देन रिस्क और प्रोफाइल. ठीक है, रिस्क प्रोफाइल. बिजनेस शुड इवेल्युएट ईच ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस इन टर्म्स ऑफ रिस्क इन्वॉल्व. यानी जो भी सोर्स अवेलेबल हैं, उनमें किस सोर्स में कैसा रिस्क अवेलेबल है, कितना कॉस्ट अवेलेबल है, ये चीजों का भी निर्धारण या डिसाइड कर लेना चाहिए बिजनेस को पहले ही. इसका प्लानिंग पहले से करना चाहिए, इवैल्यूएशन पहले से करना चाहिए कि हम जो सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं फंड लेने का, उसमें हमको पेमेंट कैसे करना पड़ेगा, कितना जल्दी करना होगा, कितने इंटरेस्ट के साथ करना होगा, तमाम सारी चीजें भी क्या है उसमें देखनी चाहिए. उसके बाद जैसे एग्जांपल, देयर इज लिस्ट रिस्क इन इक्विटी शेयर्स, है ना. इक्विटी एज शेयर कैपिटल इज टू बी रीपेड बैक ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप एंड नीड नॉट टू बी पेड इफ नो प्रॉफिट आर अवेलेबल. यानी जैसे एग्जांपल, हम इक्विटी शेयर जब इशू कर रहे हैं, तो उसके केस में हमें क्या कॉस्ट पड़ेगा, क्या रिस्क है हमारे लिए, वो पहले देख लेना है, वो पहले इवेल्युएट कर लेना है. डिवेंचर से हम लेते हैं तो उसमें हमारे लिए क्या रिस्क अवेलेबल है, क्या कॉस्ट उस पर हमें चुकाना पड़ेगा. अगर हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं तो उसमें हमें क्या रिस्क बियर करना पड़ेगा. ये सारे इवैल्यूएशन इसको पहले ही कर लेने चाहिए, ये सारी प्लानिंग पहले ही उसको कर लेनी चाहिए. तब जाके उसको क्या करना चाहिए, अपना फंड रेज करना चाहिए. फिर उसको डिसाइड करना चाहिए कहां से उसको फंड रेज करना है. ठीक है, चलिए इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है. थैंक यू एवरीवन.